अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? रेड विदक्सा में खुश आमदीद। आज मैं हाजिर खिदमत हूँ खला बाय महनूर ज़ारा का 11th एपिसोड लेकर। तो चलते हैं एपिसोड की जानिब। सुर्ख स्पोर्ट्स कार बहुत तेज रफ्तार से रात की तारीकी में सड़क पर दौड़ रही थी। ड्राइविंग सीट पर आदम बैठा हुआ था और फ्रंट सीट पर अजहान अजहान कान में एयरबड लगाए टेबलेट पर उंगलियां चला रहा था। कुछ पता लगा उसके क्लास फेलो से। आदम के दोनों हाथ स्टीयरिंग व्हील पर थे। उसने फिंगरलेस दस्ताने पहन रखे थे। किसी को कुछ नहीं पता। अजहान ने लहजे को सरसरी बना लिया था। अजहान पतले से स्वेटर में मलबूस था। क्यों कर रहे हैं ऐसा? तुम यूनिवर्सिटी में नहीं थे उस वक्त जब ये टेररिस्ट लाइब्रेरी की तरफ गए थे। मेरे निकलने के बाद हुआ है सब। अजहान ने एयरबड को दबाते हुए चेहरा खिड़की की तरफ मोड़ लिया था। कुछ पता लगा प्रीति? प्रीति के नाम पर आदम ने गर्दन मोड़कर अजहान को देखा था। अजहान खिड़की पर कोहनी रखे अंगूठे और शहादत की उंगली से निचला होठ दबाए दूसरी तरफ की बात सुन रहा था। बात इतनी लंबी हो चुकी थी कि आदम को कोफत का शिकार होता अजहान को घुटना हिलाकर उससे इशारे में पूछने लगा कि वो क्या कह रही है। अजहान उसे इंतजार करने का इशारा करके चंद एक सवालात पूछकर कॉल काट चुका था। क्या कहा उसने? यूनिवर्सिटी की तरफ जाती सड़क पर मोड़ काटते हुए आदम ने उससे देखा था। प्रीति बता रही थी कि एज ज्यूरिक में भी तलबा को मैसूर बनाया गया है और वहाँ लेब का इंतखाब किया गया है। उनका मुतालबा है कि हमारे तालिबे इल्मों को छोड़ा जाएगा तो ही तुम लोगों के तालिबे इल्मों को भी छोड़ दिया जाएगा। और अगर किसी एक तालिबे इल्म की मौत की खबर मिली तो बदले में उन दो यूनिवर्सिटीज के भी एक एक तालिबे इल्म को मारा जाएगा। ओह गॉड! आदम ने हाथ की गोल मुट्ठी बनाकर मुंह पर रखी थी। अभी तक बस यही इतला है कि कुछ दिनों पहले जर्मन बॉर्डर पर कुछ मशकूक लोग पकड़े गए थे जो टिपिकल मुसलमानों के हुलिये में थे और वह इस वक्त जर्मन फौज के तहवील में है। किस्सा बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। आदम गहरा सांस भरता। वह यूनिवर्सिटी की तरफ जाती सड़क पर खड़ी गाड़ियों के आजधाम को देखकर गाड़ी बाएं गली की जानिब मोड़ गया था। गाड़ी पार्क करते ही दोनों तेजी से भाग रहे थे। लोगों के हुजूम में धक्के खाते वो अपनी जगह बना ही चुके थे। पुलिस सुर्ख रिबन से यूनिवर्सिटी का दाखिला रास्ता बंद कर चुकी थी। सिर्फ चंद एक न्यूज रिपोर्टर्स और कैमरामैन पुलिस के वैन्स के साथ सुर्ख रिबन के दूसरी तरफ खड़े थे। तुलबा के वालिदैन सुर्ख रिबन के इस पार खड़े थे और यासियत से लाइब्रेरी की ऊंची इमारत को देख रहे थे। उन्हीं लोगों में से एक ब्राउन बालों वाली खातून पुलिस से बहस की जा रही थी। इतनी देर हो गई है, 6 घंटों से वो लोग अंदर कैद हैं और आप लोग अभी तक बस उन्हें वार्निंग दिए जा रहे हैं। न जाने उन्होंने कुछ खाया होगा कि नहीं। एटलीस्ट खाने का ही पूछ लें। मैम, यहाँ वो लोग पिकनिक के लिए नहीं आए हैं कि मैं उनसे खाने का पूछूं। पुलिस ऑफिसर ने सड़े हुए लहजे में फरहा को जवाब दिया था। माँ बाप के 100 सवालों और रोने धोने से तंग आकर वो चढ़ा हुआ लग रहा था। माई पॉइंट, वो पिकनिक पर नहीं आए इसलिए हमें नहीं पता हमारे बच्चे कब तक यहाँ रहेंगे। मैं मीडिया को इकट्ठा कर लूंगी और मैं उनको यही पैगाम रिकॉर्ड करवाऊंगी कि पुलिस का रवैया बिल्कुल मुनासिब नहीं है। आप सब यहाँ बस खड़े होने आए हैं। अगर मुझे अगले 5 मिनट में ऐलान सुनाई ना दिया तो फिर देखना मैं क्या करती हूँ। पर हत्थे पर बल डाले सख्त आवाज में उसे सुनाते हुए जैसे बाकी तुलबा के वालिदैन की आवाज बन गई थी। तमाम वालिदैन ने एक साथ उसकी हाँ में हाँ मिलाई थी। अजहान कमर पर दोनों हाथ रखे तुलबा के वालिदैन को देख रहा था जो सुर्ख रिबन से पीछे हटने को तैयार नहीं थे। अजहान उनमें अपनी जगह बनाता एन फरहा की पुष्ट की तरफ खड़ा हुआ था। क्या कह रही थी पुलिस? फरहा ने अपने पुष्ट पर मर्दाना आवाज सुनते ही मुड़कर बड़ी काली आंखों वाले मर्द को देखा था। कुछ कह ही तो नहीं रही, फरहा ने अफसरदगी से कहते हुए सर वापस मोड़कर बड़ी पोल्स लाइट की रोशनी में देखती लाइब्रेरी की इमारत को देखा था। हॉस्टल जाने पर उसे पता लगा था कि वहां सिर्फ महरोज ही नहीं उसके रूममेट भी अब तक वापस नहीं आई है। आपका अंदर कौन है? मेरी भतीजी। असान ने सर हिलाकर दोबारा पुलिस को देखा था जो लाइब्रेरी से कुछ फासले पर खड़ी माइक्रोफोन पकड़े खाने का पूछ रही थी। फरहा ने सुख का सांस लिया था। उसे ज्यादा शोर नहीं मचाना पड़ा था। रात आहिस्ता आहिस्ता मजीद गहरी हो रही थी। हवा में अब भी खनकी महसूस हो रही थी। यूनिवर्सिटी से जरा दूर एक छत की तरफ जाती सीमेंट की सीढ़ियों पर अजान दीवार से सर टिकाए सो चुका था। आदम कॉफी के 2 डिस्पोजल मग पकड़े उसके नजदीक आया था पर उसे सोता देखकर वो चंद लम्हे वहीं खड़ा रहा और फिर कंधे उचकाता कॉफी के दोनों मग सीढ़ी पर रख चुका था। अपना ब्लैक लेदर जैकेट उतारकर उसने अजान के सीने के बाजू पर फैला लिया था। वो उसके बुरे वक्तों का अच्छा साथी था। वो उससे एक स्टेप नीचे सीढ़ी पर बैठ गया था और कॉफी का मग उठाए उससे चुस्कियां भरने लगा था। सामने ही सड़क के दूसरी तरफ सलोन था
जिसे बहुत मॉडर्न तरीके से बनाया गया था, मगर अंदर लाइट्स बंद थी। उसे शीशे की खिड़कियों में अपना धुंधला सा अक्स नजर आ रहा था, और फिर उस अक्स में अजान का अक्स भी शामिल हो गया था। वो दोनों 13 साल के थे। आदम का नाम लुइस ओवेन था। उसके घने सुनहरी बाल, उसकी शहद रंग आंखें हर जगह उसकी पहचान बन जाती थी। वो शहद रंग आंखें ज़हीन और अंदर तक उतरती हुई थीं। वो गहरी थी। वो एक यतीम खाने में आंख खोलने वाला लड़का था, जिसे अपने माँ बाप की कोई खबर थी, ना उसे दिलचस्पी थी। वो बस अलग थलग रहता था, मासूम दिखता था, मासूम था नहीं। जब भी कोई चैरिटी के लिए यहाँ आता था और उन बच्चों से मुलाकात करता, तो वो कोई ऐसी हरकत जरूर करता था जिससे आने वाला दोबारा नहीं आता था। एक दफा एक अमीर शख्स के गार्ड्स के गाफिल होने पर फुर्ती से उसकी गाड़ी के नीचे लेटा था और पिछली दो टायर्स के में से हवा निकाल दी थी। वो यतीम खाने की पिछवाड़े में लगी सीसीटीवी में पकड़ा गया था। ये तुम थे? लेडी सोफिया ने उसे स्क्रीन दिखाते हुए सख्ती से पूछा था। नहीं, आदम ने मासूमियत से कहा था। फिर तुम्हारा भूत था? जी। जी? लेडी सोफिया ने हैरानी से उसे देखा था और फिर उसे आंखें पटपटाते देखकर कुछ सख्त अल्फाज कहना चाहती थी कि वो फौरन बोला था। मेरे पास एलिबाई है। कौन? एंजल। बल्कि आप और बच्चों से भी पूछ लें, वो भी कहते हैं कि तुम्हें मैंने वॉशरूम में देखा था। तुम साबुन खा खा कर फर्श पर थूक रहे थे, पर वो मैं नहीं था। मैं उस टाइम सो रहा था। फिर एक ने कहा तुम किचन में फ्रिज खोले किन्नू खा रहे थे, हालांकि उस टाइम मैं नहा रहा था। फिर एक, बस बस खुद पता कर लूंगी मैं, जाओ तुम। उन्होंने हाथ हिलाकर उसे जाने का कहा था। लेडी सोफिया ने जब बच्चों से पता करवाया, तो हर कोई आदम की बात की गवाही दे रहा था। आदम सब्जे में बैठा, घुटने के नीचे दबे चॉकलेट्स बारी बारी निकालता उन्हें खाते हुए महसूस हो रहा था। उसने सबको डिल्यूजनल बना दिया था। सबको यकीन था कि उस इदारे में आदम का भूत रहता था। इसलिए अक्सर आदम को किचन में पाकर कुक्स भी चुपचाप निकल आते थे, और आदम दिल ही दिल में महसूस होता था, आराम से अपना खाना पेट भर कर खाता था। मगर ये मजे ज्यादा दिन नहीं रहे थे। उसे भी कोई लेने आ गया था। वो एक ऐसे सफर पर निकल गया था जहाँ उसकी जिंदगी बदल कर रह गई थी। जू-जू रात गहरी होती जा रही थी, फर्श भी ठंडा होता जा रहा था। अब आधे तलबा ऊपर फ्लोर पर शिफ्ट हो चुके थे, और गनमैन्स भी दो ग्रुप में तकसीम हो चुके थे। महरोज अब और भूख बर्दाश्त करना नामुमकिन हो चुका था। ठंडे फर्श पर बैठे बैठे उसे अब वॉशरूम जाने की हावत भी महसूस हो रही थी। उसके इर्द गिर्द तलबा का भी हाल मुख्तलिफ नहीं था। ये एक आसाब की जंग थी जो बहुत से तलबा हार रहे थे। कुछ पर हाथ रखे हिचकियों को दबाते हुए वे आवाज रो रहे थे, और कुछ भूख से निढाल आड़े तिरछे बैठे हुए थे। तुम रो रही हो? पोलिना आहिस्ता से टांगे फैला रही थी जब उसकी नजर महरोज के गीले चेहरे पर पड़ी थी। महरोज ने अस्पात में सिर हिलाया। ओह कम ऑन। पोलिना ने आहिस्ता से महरोज के घुटने पर हाथ रखा था। मुझे शिद्दत से भूख लग रही है, और अब वॉशरूम भी जाना है। मेरी कमर यूं ही बैठे बैठे थक चुकी है। मैं टेक लगाना चाहती हूँ। मेरी 3 वक्त की नमाज़ें कज़ा हो गई हैं। मुझे मेरे घर वाले याद आ रहे हैं। मुझे नहीं पता कि हम कब यहाँ से निकलेंगे। महरोज के मुंह से हिचकी निकली थी। उसने फौरन मुंह पर हाथ रखकर सर झुका लिया था। उसका दिल एकदम बंद हुआ था। पॉलिना ने आहिस्ता से सर उठाकर बावर्दी लोगों को देखा था, जिन्होंने शायद महरोज की हिचकी नहीं सुनी थी। रिलैक्स, नॉर्मल बिहेव करो। पॉलिना ने एक बार फिर उसका घुटना थपथपाया था। अच्छा बताओ, तुम्हारे कुरान में और कौन सी बात है जो पसंद है तुम्हें? पॉलिना ने उसका ध्यान बटाने के लिए उससे एक और सवाल किया था। वो कोहनी घुटने पर रखे खासा टेढ़ा बैठ चुकी थी। महरोज हाथ की पुष्ट से गाल रगड़ते हुए आंखें बंद कर चुकी थी, और एक दफा फिर वह अल्लाह का पैगाम दोहराने लगी। वो अपने दिमाग के घोड़े दौड़ा रही थी। एक सफर था जो वो कर रही थी, और फिर यकलख्त रुकी थी। उसने आहिस्ता से आंखें खोली थी, तो अब पहले से ज्यादा मुतमिन नजर आ रही थी। अल्लाह ने बार बार कुरान मजीद में कहा है कि वो हर शय पे कादिर है। हर शय का इख्तियार उसके पास है। उसने बार बार हमें ये याद दिलाया है कि वो कितना पावरफुल है, और बस वही तो पावरफुल है। मैंने उसने आहिस्ता से सर मोड़कर पोलिना को देखा था। वो अब मुस्कुरा रही थी। उसकी गीली आंखें मुस्कुरा उठी थी। मैं फिर क्यों मायूस हो गई जब उसने कहा है कि वो हर शय पे कादिर है? तो क्या वो इस सिचुएशन पर कादिर नहीं है? क्या वो मेरी रिहाई का इख्तियार नहीं रखता? वो खुद से सवाल करती कुछ देर खामोश रही थी। है, बस मुझे इस पर कामिल यकीन होना चाहिए। लाइब्रेरी की खामोशी एक बार फिर माइक्रोफोन पर गूंजने वाली आवाज से तोड़ी थी। हम बच्चों के लिए खाना भिजवा रहे हैं। खाना लाइब्रेरी के दरवाजे पर रख दिया जाएगा।
हम पीछे हट जाएंगे और आप खाना उठाकर ले जाइएगा। हमारी तरफ से वादे की कोई खिलाफवर्जी नहीं होगी। ये ऐलान था या फतह की कोई खबर? तमाम तलबा के चेहरे खिल उठे थे। मेहरोज एकदम अच्छा महसूस करने लगी थी। तमाम तलबा ने आंखों ही आंखों में जैसे एक दूसरे से खुशी का इजहार किया था। मुझे वॉशरूम जाना है, प्लीज जाने दें वरना मैं सारा गंद यहीं फैला दूंगी। ऐनक वाली लड़की की हिम्मत जवाब दे गई थी। वो एकदम मेस का सहारा लेती खड़ी हो गई थी और फट पड़ी थी। सारे तलबा दम साधे उसे देख रहे थे। बावर्दी अशखास एक दूसरे को देखने के बाद जेब से माइकनुमा आला मुंह की तरफ ले जाकर कुछ बोलने लगे। वो जैसे अहकामात हासिल करते उसे आबरू का इशारा करके आगे बढ़ने लगे थे। मुझे भी जाना है। महरोज फौरन खड़ी हो गई थी। मुझे भी, पोरीना कहते हुए आहिस्ता से उठी थी। वॉशरूम की तरफ जैसे कतार लग गई थी। ऊपर नीचे बने वॉशरूम में एक साथ चार चार लोगों को जाने की इजाजत मिल रही थी। महरोज हल्का फुल्का महसूस करती बाजू कोहनियों तक फोल्ड करके वॉश बेसिन में वजू कर रही थी। पानी इस कदर ठंडा था कि वो थोड़ी देर के लिए पीछे बिदकी थी। वो गहरा सांस भरकर दोबारा हाथ धोकर वजू करने लगी। वो मसा के बाद पानी बंद करके मुड़ी थी कि पोलिना का अक्स उसे आईने में नजर आया था। फौरन ही दूसरे वॉशरूम का दरवाजा भी खुल गया था। महरोज ने जल्दी से कोहनियों से स्वेटर के बाजू नीचे किए थे। उसका गीला चेहरा सुर्ख पड़ रहा था। वो दुपट्टे को अच्छे से सर के गिर्द बांधती हुई पोलिना को नजरअंदाज करती वॉशरूम से बाहर निकली थी। मुझे नमाज पढ़नी है। उसने हिम्मत करके वॉशरूम के बाहर खड़े बावर्दी शख्स को मुखातिब किया था। जाओ आराम से बैठ जाओ, उसने कड़क लहजे में कहते हुए गर्दन मोड़ ली थी। आप तो मुसलमान हैं ना, तो मुझे नमाज पढ़ने। बावर्दी शख्स महरोज को मारने के लिए हाथ उठा चुका था कि पोलिना ने झटके से महरोज को बाजू से थामकर अपनी तरफ खींचा था। सॉरी सॉरी, पोलिना खुशामदाना अंदाज में उसे कहते हुए महरोज को बाजू से पकड़कर घसीटकर तुलबा में जगह बनाती अब सीढ़ियों के पास खाली जगह पर बैठ गई थी, जहां दोनों ने सीढ़ियों की पुष्ट से टेक लगाई थी। महरोज ने अपने आगे उसी गंजे लड़के को बैठते देखकर उसका कंधा हिलाया था। मैंने जब उनसे नमाज पढ़ने की बात की तो उसने हाथ उठाने की कोशिश की। देखा तुमने? वो मुसलमान होता तो नमाज पढ़ने देता, ना कि मारता मुझे। मनोज हूँ हाँ कहकर पीछे हुई थी। वो गंजा लड़का बगैर कुछ कहे सर फेर चुका था। खाने रख दिए जाने के ऐलान पर तुलबा के दिल खुशी से उछले थे। बावर्दी अशखास ने चार तुलबा को सिलेक्ट किया था जो लाइब्रेरी के दरवाजे से खाना अंदर लाते। चारों तलबा पर गन्स तानकर लाइब्रेरी के दरवाजे की तरफ भेजा गया था। वो लोग बारी बारी खाने के पैकेट्स अंदर रखते जा रहे थे और अंदर वाले तलबा उन्हें बावर्दी लोगों को दिए जा रहे थे। उन चारों तलबा पर पुलिस वैन्स और कैमरे की बेतहाशा लाइट्स पड़ रही थी, पर वो खामोशी से डब्बे अंदर रख रहे थे। पिज्जे का एक एक टुकड़ा हर लड़का और लड़की पकड़े खा रहे थे। वो भूख मिटाने के लिए ना काफी था मगर भूखे रहने से बेहतर था। कब से है तुम्हें? पॉलिना का मुंह पिज्जा के आखिरी लुकमे से भरा हुआ था। क्या? वह उसने उसकी तरफ गर्दन नहीं मोड़ी थी। वो यूं ही तुलबा को पिज्जा खाते हुए देख रही थी। विटलाय को, जब मैं छोटी सी थी, मैं रोज न जाने क्यों बात करते हुए शर्मिंदगी महसूस कर रही थी। वो मायदा के बाद पहली दफा किसी से बर्ड्स के मौजू पर बात कर रही थी। तुम्हारे बाजू खूबसूरत हैं, पॉलिना कहते हुए अपनी उंगलियां चाटना शुरू हो गई थी। महरोज ने हैरानी से गर्दन मोड़कर उसे देखा था। वो शायद पहली लड़की होगी जिसे महरोज के बाजू खूबसूरत लगे थे। तुम्हें खूबसूरत लगे? महरोज अब आहिस्ता आहिस्ता लुकमा चबाने लगी। हाँ, इसमें क्या है, रंग ही तो है। मुझे तो ऐसे लोग किसी मुसव्विर की बनाई पेंटिंग लगते हैं। ऐसे लगता है जैसे जिस्म पर पेन ब्रश से दो रंग भर दिए गए हों। यही तो वर्सलिटी है। पोलिना घुटनों के गिर्द अपने बाजू बांध लिए थे। महरोज जैसे लाजवाब बैठी अपना पिज्जा चबाई जा रही थी। उसे अफसोस की तवक्को थी, इलाज और परहेज के पूछने जाने की तवक्को थी, मगर पोलिना ने उसे हैरान कर दिया था। महरोज कितनी ही देर खामोश बैठी अपने पिज्जे का टुकड़ा खाती रही। तुम? महरोज ने हाथ की पुष्ट से होंठ साफ किए थे। नाराज हो? नहीं, तुम कुछ वक्त से अवॉइड कर रही थी ना मुझे। महरोज ने पाँव थोड़े से फैसला फैलाने की कोशिश की थी। मैं पढ़ाई में मसरूफ थी। महरोज सर हिलाकर उसकी बात का यकीन करने लगी। लाइब्रेरी की लाइट्स डिम हो चुकी थी। बावर्दी लोग कुर्सियों पर बैठे उनकी पहरेदारी कर रहे थे। कुछ लड़के लड़कियां घुटने सीने से लगाते सो चुके थे और कुछ यूं ही बैठे हुए थे। महरोज अपने स्वेटर के कोने का कभी गोला बनाती और कभी बिगाड़ देती। पोलिना उसे कितनी देर यही करते हुए देख रही थी। उसे महरोज पर रश्क आया था जिस पर अब्दुल्ला फिदा था। न जाने वो बेनियाज थी कि बनती थी। वो भी अब्दुल्ला के लिए वही जज्बात रखती थी या नहीं।
उसके दिल में एक बार फिर ख्वाहिश जागी थी कि वही महरोज होती। पॉलिना ने आहिस्ता से गला खंगालते हुए उसे मुतवस्सा किया था। तुम किसी में इंटरेस्टेड हो? महरोज का हाथ थमा था, उसने आहिस्ता से सर में हिलाया था। तुम्हारी कोई रिलेशनशिप्स, पसंदीदगी, दोस्ती, ऐसा कुछ भी नहीं है? पॉलिना हैरान हुई थी। नहीं। पॉलिना चंद सानिया खामोश रही थी। अगर तुम्हें पता लग जाए कि कोई तुम्हें पसंद करता है तो? महरोज ने गर्दन मोड़कर उसे हैरानी से देखा था। मुझे? कौन? डोंट टेल मी कि तुम्हें नहीं पता। पॉलिना को जैसे यकीन नहीं आ रहा था। नहीं पता, सीरियसली? डॉक्टर अब्दुल्ला। महरोज का सांस रुका था, वो पलकें झपकाते हुए बेयकीनी से पॉलिना को देख रही थी। पॉलिना के लिए उसके तासुरात हैरान कुन थे। वो एकदम सीधी हो बैठी थी। तुम वाकई नहीं जानती? नहीं। एक बार भी डेट पर नहीं गई? नहीं। उससे टेक्स्ट पर भी कोई बात नहीं की? नहीं। मैं उसका हर नहीं उसे हैरानी में मुब्तला कर रहा था। क्या यह पसंदीदगी एकतरफा थी? अगर एकतरफा थी और महरोज उसके लिए कुछ महसूस नहीं करती थी, तो क्या तब भी अब्दुल्ला उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा? उसने उसने खुद कहा तुमसे? मैंने उसने अटकते हुए सवाल पूछा था। पॉलिना गहरा सांस भरते हुए दीवार से टेक लगाकर नींद दराज हो चुकी थी। उसकी हर अदा से तुम्हारी ये पसंदीदगी झलकती है। उसने सब कह दिया महरोज, उसकी आंखों ने सारा राज खोल दिया। पॉलिना के लहजे में उदासी भर गई थी, वो आंखें मूंदे खामोश हो चुकी थी। महरोज का दिल बुरी तरह धड़क रहा था। उसके होठों पर पसीने के कतरे नमूदार होना शुरू हो गए थे। उसे हर जगह वो दो बड़ी आंखें दिख रही थी। उसका दिल खुशगवार ले पर धड़क रहा था। लाइब्रेरी की तारीकी और मायूसी में जुगनू उड़ते नजर आ रहे थे। लाहौर के घर पर हसीब और उसके वालदा यास्मीन को दिलासा देने पहुंच चुके थे। सलीमा जान वक्फे वक्फे से उन नाम निहाद मुसलमानों को कोसती थी और फिर तस्बीह पढ़ने लग जाती थी। ये देखें, बीबीसी वाले शिद्दत पसंद मुसलमान कहे जा रहे हैं मुसलमानों को, और कभी टेररिस्ट यानी दहशतगर्द का लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं। इन अंग्रेजों को तो मौका मिल गया है हम मुसलमानों की इमेज एक बार फिर खराब करने का। हसीब हूँ कहता हुआ चैनल बदल चुका था। ये बीबी कोई मुल्क है? सलीमा जान ने अपने इल्म में इजाफा किया था। हसीब और उसके वालदा सलीमा जान को मासूम शक्ल देखकर दिल खोल कर हंसे थे। लॉन्च के सामने बने बेडरूम में जरार जाय नमाज पर बैठे तस्बीह पढ़ रहे थे। यास्मीन सर हाथों में थामे सोफे पर बैठी हुई थी। वो तब से दो बार उल्टी कर चुकी थी। अब तो फराह भी उनकी कॉल नहीं उठा रही थी। एक कयामत थी जो उन पर गुजर रही थी। महरोज की खैर खैरियत का कोई रास्ता सुझाई नहीं दे रहा था। दोनों मियाँ बीवी कितने घंटों से कितने ही वहमात का शिकार हुए थे। काश वो बाहर पढ़ने ना जाती। अब हमें कौन उसकी खैरियत का बताएगा? काश। यास्मीन ने रुंधे हुए लहजे में कहा था। जरा तस्वीर खत्म करके उसे चूमते हुए पूरा का पूरा यास्मीन की तरफ घूम चुके थे। ये महरोज के दोस्त ने कोई खबर नहीं दी? नहीं, अब वो भी फोन नहीं उठा रही। यास्मीन ने उनका सवाल समझे बगैर ही जवाब दिया था। कब से पता है तुम लोगों को? आपने ही बताया मुझे, और मोरे को तो यूनिवर्सिटी का नाम भी नहीं मालूम। उन्हें एक बार फिर सवाल समझ नहीं आया था। मैं फरहा की बात कर रहा हूँ। यास्मीन का दिल रुक कर धड़का था। उन्होंने सर उठाकर जरार को देखा था, जो हद से ज्यादा संजीदा लग रहे थे। इस मुश्किल वक्त में जबकि हमें अपनी बेटी की खैरियत की कोई खैर खबर नहीं, आपको फरहा याद है? मैं कैसे भूल सकता हूँ, मैं उसे माफ कर देता, पर सिर्फ उसकी वजह से हम कितने अजाब से गुजरे। मैं कुछ नहीं भूला। सिर्फ उसकी जान बचाने की खातिर मैंने ममनून से पैसों का मुतालबा किया, कर्ज लिया, और इस कर्ज के चक्कर में मैं एक घर नहीं खरीद सका। इस कर्ज के भंवर में मैं आज फिर से फंसा हुआ हूँ, और खुद वो वहाँ अय्याशियाँ कर रही है। जरा ने हूँ के अंदाज में सर झटका था। अल्लाह करे हमारी महरोज खैरियत से वापस आए। इस फरहा का किस्सा खत्म करो, हमारा अब इससे कोई ताल्लुक नहीं है। वो हतमी लहजे में फैसला सुनाते वापस किबले की तरफ मुड़े थे। यास्मीन उनके गर्दन के पास सफेद बाल देखते हुए यासियत से दुआ करने लगी थी कि उनका दिल बदल जाए। फ्रीबर्ग पर आसमान में नारंगी सी लकीरें निकल आई थीं। फरहा निढाल होती वहीं करीबी इमारत में दूसरे बच्चों के वालिदैन के साथ बैठ गई थी। उन्होंने हसीब की कितने कॉल्स मिस कर दी थी। वो अब उन आस में बैठे माँ बाप को क्या दिलासा दे, जिसका अपना दिल रोने को चाह रहा था। वो बेख्वाबी का शिकार आंखें यूनिवर्सिटी की ऊंची इमारत को देख रही थी। उनसे दूर सीढ़ियों पर बैठे अजहान की आंखें एकदम खुली थी। उसकी गर्दन एक ही पोज में रहने की वजह से शल सी हो गई थी। अजहान गर्दन की बाएं साइड को दाईं से हिलाते हुए सीधा बैठ गया था। उसकी नजर अपने पैरों के पास रखी कॉफी के दो खाली मग पर पड़ी थी।
उसकी आंखें अब पूरी की पूरी खुल गई थी। वो कितनी देर सोया रहा? और आदम, वो कहाँ है? उसने क्यों नहीं जगाया? वो आदम को गालियां देता उठने लगा था कि आदम का ब्लैक जैकेट उसके जोगर्स के पास गिरा था। वो चंद पल यूं ही खड़ा रहा और फिर जैकेट वहीं छोड़कर सीढ़ियां उतरने लगा। स्मार्टफोन से वो प्रीति को फोन मिलाता फुटपाथ पर चलने लगा था। धूप की नरम सी छाएं इमारतों के ऊपर पड़ रही थी। क्या अपडेट्स हैं? प्रीति की आवाज सुनते ही उसने छूटते ही पूछा था। रात का खाना भिजवाया गया था और इस डिब्बे में हमारे आदमियों ने मूंग की दाल जितना कैमरा फिट किया था। अब खैर वो डिब्बा डस्टबिन की नजर हो चुका है, पर उस डिब्बे से जितनी फुटेजेस हासिल कर चुके थे उसके मुताबिक ऊपरी फ्लोर पर कोई 100 बच्चे तो कैद हैं जो कि फर्श पर बैठे हुए हैं। हमें फिलहाल सिर्फ 5 जैकेट्स पहने लंबे बालों वाले गनमैन्स नजर आए हैं, पर हमारे अंदाजे के मुताबिक लोग उससे ज्यादा हैं वहाँ। पुलिस का अगला लाहिला अमल क्या है? अजान यूनिवर्सिटी की इमारत के नजदीक पहुंच चुका था, जहां अब रात के बेनिस्बत कम रश था। अंदर की खबर यह है कि उन तालिबानों के बच्चे उन्हें वापस कर दिए जाएंगे और ये दिन के 12 बजे तक का मुतवक्का है। तुम्हारे ख्याल से पुलिस ने तालिबानों को जिंदा जाने देंगी? अजहान जींस की जेबों में हाथ डाले यूनिवर्सिटी की इमारत को देख रहा था। दोनों बाजाबियां बेक वक्त होंगी। वहां जर्मन इंटेलिजेंस उन बच्चों को रिहा करेगी और यहाँ से यूनिवर्सिटी के तलबा रिहा होंगे। वैसे हमारे पास बैकअप प्लान था, पर उनके पास भी गन्स हैं और खून खराबे से बच्चों की ही जाने जाएंगी। फिर एक नहीं, दो दो तालीमी इदारों का मामला है। इंटेलिजेंस इदारे कोई रिस्क नहीं ले सकते, ना लेना चाहते हैं। हमें इंतजार करना होगा। हमें इंतजार करना होगा। असान उसकी बात दोहराता हुआ फोन काट चुका था। असान कॉफी का कप और सैंडविच पकड़े यूनिवर्सिटी के अतराफ में बनी इमारतों के पास आ गया था, जहाँ तुलबा के घर वाले जा बजा खड़े और बैठे हुए थे। फराह घास पर बैठे अपने हाथों को देख रही थी। उसके हाथों पर धूप पड़ रही थी। एकदम उसके आंखों के सामने कॉफी का कप आया था। फराह ने नजर उठाकर खुश शक्ल लड़के को देखा था, जो कॉफी का कप उनकी तरफ बढ़ाए झुका हुआ था। थैंक यू। फरहान ने बिना इनकार किए कप थाम लिया था। उन्हें कॉफी की शदीद तलब हो रही थी। आजान घास पर बैठते हुए सैंडविच भी उनकी तरफ बढ़ा चुका था। शुक्रिया, तुम खाओ, मेरे लिए कॉफी बहुत है। उन्होंने मुस्कुराकर इनकार कर दिया था। दोनों कितने ही पल खामोश बैठे रहे थे जब उस खामोशी को फरहान ने तोड़ा था। तुम्हारा अंदर कौन है? मेरा? अजान ने पहली दफा सोचा था। वो कौन थी उसकी? इस बेनाम रिश्ते और अनकहे जज्बात को वह क्या नाम देता? दोस्त, उसने आहिस्ता से कहा था। फराज सर हिलाकर फिर से कॉफी पीने लगी। मेरी भतीजी से मेरी मुलाकात इतने सालों बाद हुई थी और देखो क्या हो गया। फरहान ने यासियत से कंधे उचकाए थे। कल उसका थ्योरी का लास्ट पेपर था। कह रही थी कि बस ये पेपर हो जाए तो खड़ूस प्रोफेसर और खुश्क सब्जेक्ट से उसकी जान छूट जाएगी। अल्लाह करे वो खैरियत से वापस आए। आमीन। उसका दिल भारी हो रहा था। दिल चाह रहा था कि बस वो बोलती जाए। कौन से डिपार्टमेंट की है वो? असान ने आबरू खुजाते हुए उससे सवाल पूछा था। लफ्ज खड़ूस पर वो चौंक गया था। इंग्लिश? असान ने सर उठाकर फराह को देखा था, जो उसे देखे बगैर कॉफी पी रही थी। नाम क्या है उसका? उसका दिल धड़क रहा था। महरोज। फराह के लबों पर मुस्कुराहट दर आई थी और यहाँ अजान का दिल रुका था। वो तो महरोज की फुप्पो थी। वो महरोज की फैमिली मेंबर के पास बैठा हुआ था। वो कितने ही पल हाथ में सैंडविच लिए उन्हें देखता रहा, यहाँ तक धूप उसकी आंखों में चुभने लगी। खाओ सैंडविच, ठंडा कर दिया तुमने। फरहा उसे नरम लहजे में कहते हुए उसके हवा से आ चुकी थी। आसान सर हिलाकर सैंडविच का लुकमा लेने लगा था। वो दोनों यूं ही खामोश बैठे रहे बहुत देर। आदम? आसान को एकदम ख्याल आया था। वो रात तक उसके साथ था तो अब कहाँ था? छोटे तारीख व तंग सुरंग में बस टॉर्च की रोशनी फैली हुई थी। जाली की बस आखिरी कील रह गई थी और वो कील भी हटा ली गई थी। कील एक तरफ रखते हुए उसने जाली उठाकर एक तरफ रख दी थी और पैर नीचे उतार दिए थे। दोनों हाथों को उस सुरंग के इर्द गिर्द जमाए वो छलांग लगाते हुए कमोड पर दोनों पैर रखकर उतर चुका था। वो फौरन से कमोड से उतरा था और टिश्यू पेपर से कमोड की ऊपरी सतह साफ करके उसने मुंह से मास्क उतारकर कमोड का ढक्कन खोलकर उसमें गिरा दिया था। वॉशरूम का दरवाजा आहिस्ता से खोलकर उसने इर्द गिर्द का जायजा लेते हैं। बाकी वॉशरूम्स खाली थे। वो सुख का सांस लेता, बालों को मजीद बिखेर कर नजर वाली ऐनक लगाए, ब्लैक इनर शर्ट और शहद रंग आंखों में नीले रंग की लेंसेज लगाए एक स्टूडेंट आदम बन चुका था। लाइब्रेरी से बाहर फ्रैंकफर्ट में स्किल्टीज के बेसमेंट में अपनी टीम के साथ बैठी प्रीति कान में आला लगाए आसान से मुखातिब थी।
आदम से कोई राब्ता नहीं हो पा रहा। उसकी आवाज में तशवीश थी। फ्रैंकफर्ट के नीले आसमान से फ्रीबर्ग के आसमान और उसके अंदर बनी यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में सब गनुदगी का शिकार लगते थे। महरोज पोलिना के कंधे पर सर रखे रखे गनुदगी का शिकार थी। वो सोई जागी कैफियत में बैठी हुई थी, जिसे अपने इर्द गिर्द चहल पहल बातों की मध्यम आवाज सुनाई दे रही थी, मगर अब जैसे आवाजें उसके बिल्कुल करीब से आ रही थी। उसने कसमसाकर आंखें नीम वाकी थी। उसके आसाब हल्के हल्के बेदार हो चुके थे। दो मर्द आपस में महू गुफ्तगू थे और एक्सेंट भी जाना पहचाना था। उसका दिमाग आहिस्ता आहिस्ता बेदार होने लगा। वो पश्तून बोल रहे थे। कितने पैसे मिल जाएंगे? मिलियन मिलियन कहा था बड़े ने। मिलने चाहिए, आखिर कोई जान हथेली में रखकर दो तालीमी इदारों को यरगमान बनाना आसान तो नहीं है। बस 12 बज जाए और हम यहाँ से निकलेंगे। वो दोनों बातें करते हुए आगे बढ़ गए थे। महरोज की आंखें पूरी की पूरी खुल गई थी। तो उनको पैसों के लिए यरगमाल बनाया गया था। सिर्फ पैसों के लिए उन्होंने ऐसे इस्लामी हुलिये बनाए थे और इस्लाम को बदनाम कर रहे थे। और बाहर लोग क्या सोच रहे होंगे? कह रहे होंगे कि इस्लाम के पैरोकार शिद्दत पसंद है। महरोज को जी जान से अफसोस हुआ था। वो गर्दन को झटका देकर सीधा बैठ गई थी। एक शोर सा बरपा हुआ था। बहुत से तुलबा हड़बड़ा कर बैठ गए थे और कुछ गर्दन उठाए ऊपरी फ्लोर से आने वाली आवाजें सुनने लगे। और फिर कोई खौफजदा सा नौजवान रेलिंग से झांका था। वो बस एक लम्हे के लिए ठहरा था और फिर वापस मुड़ गया था। कब से थे तुम वॉशरूम में? करख्त आवाज में कहते हुए बावर्दी शख्स ने उसके घुटने पर लात मारी थी। आदम कराहता हुआ नीचे गिर गया था और अपनी टांग पकड़े फर्श पर लेटकर दर्द से दोहरा होने लगा था। उसे दर्द से बच्चों की तरह रोते देखकर बाकी तुलबा सहम गए थे। चुप करो, नहीं तो एक और लात मुंह पर पड़ेगी। आदम फौरन होठ भींचकर घुटनों के बल सीधा बैठ गया था और एनक ठीक करने लगा था। उसकी एक्टिंग उरूज पर थी। लेडीज वॉशरूम में क्या कर रहे थे? एक दफा फिर सवाल पूछा गया था। मैं मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। देख देख नहीं सका, मेरी नजर बहुत कमजोर है। आदम ने हकलाते हुए अपना जुमला अदा किया था, जैसे वह बहुत खौफजदा हो। सुर्ख रिबन वाले ने फौरन उसके ऐनक आंखों से उतारी दी थी। आदम ने फुर्ती से उसका हाथ पकड़ा था और खड़ा हो गया था। ऐनक। उस शख्स ने आदम के हाथ से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की, मगर वो जैसे उसके हाथ से चिपक ही गया था। छोड़ो, उसने झटका दिया था। ऐनक वापस कर दो, मैं चुप बैठा रहूंगा, वरना यूं ही रोता रहूंगा। आदम अब बाकायदा बच्चों की तरह उछलने लगा था। 6 फुट 3 इंच के मर्द को ऐनक के लिए उछलते हुए देखकर तुलबा की हंसी छूट गई थी, जिस पर बावर्दी शख्स की एक घुरी पर वो फौरन काबू पा लिया गया था। बावर्दी शख्स ने एक और लात मारने की कोशिश की, पर आदम फुर्ती से उछलकर उसकी पुश्त की तरफ चला गया था। अब बावर्दी शख्स का हाथ उसके अपने ही गर्दन से सांप की तरह लिपट गया था। वो उसे अपनी मकामी जबान में गाली देता हुआ मुड़ा था कि बुकरे के पास खड़े दूसरे बावर्दी मर्द ने कदम आगे बढ़ाए थे कि आदम की नाक पर एक मुक्का जड़ दे। आदम फौरन से उसका हाथ छोड़ता हुआ नीचे बैठ गया था और वो मुक्का उसके नाक पर लगने के बजाय पहले शख्स के नाक पर लगा था। वो शख्स नाक पकड़े 2 कदम पीछे लगा गया था। सूरत हाल इतनी दिलचस्प हो गई थी कि तलबा मुंह खोले फुर्तीले से कमजोर नजर आने वाले लड़के को 2 मिनट में उन को उंगली पर नचाते हुए देखने लगे थे। सुर्ख रिबन वाले ने आदम को कॉलर से पकड़कर घसीटना शुरू कर दिया था। आई, मैं मर गया, आई मेरा पैर। आदम कमर के बल घसीटता हुआ ऊंची आवाज में चिल्लाता रहा था। वो शख्स आदम को स्टोर रूम में फेंक कर बाहर निकल आया था और उसके मुंह पर दरवाजा बंद करके लॉक कर दिया गया था। आदम फर्श पर लेटे लेटे स्टोर रूम के चार कोने देखने लगा था। उसे कमरे में बहुत वक्त से रखी किताबों पर पड़ी धूल की बू आ रही थी। ओ शिट! आदम अपना हाथ माथे तक ले जाकर हाथ से माथा पीटने वाला था कि उसे छींक आ गई थी। वो हाथ की पुर्ज से नाक रगड़ता हुआ घुटनों के बल दो जानों बैठ गया था और अपनी सुर्ख चेक वाली शर्ट निकालकर नाक के गिर्द बांधने लगा था। उस कमरे में एक ही खुली खिड़की थी, जिससे दिन की सुनहरी रोशनी अंदर आ रही थी। आदम ने नन्हा सा आला जींस की जेब से निकालकर कान में दबाया था और जैसे ही एकदम राब्ता बहाल हो गया था। कमीने, कुत! गाली नहीं! आदम ने फौरन कान में आती अजान को आवाज को काटा था। डोंट टेल मी के। हाँ। आदम घुटने पर जोर देते हुए उठा था। रास्कल! मच बेटर। आदम तिरछी मुस्कुराहट के साथ कहता हुआ छोटी सी खिड़की के पास आ गया था। तुम्हें क्या लगता है ये अंदर जाने का प्लान हम नहीं बना सकते थे? बात सिर्फ इस यूनिवर्सिटी की तुलबा की नहीं है। अगर हम यहाँ कोई एडवेंचर करेंगे तो नुकसान जीव इसके
तुलबा को भी होगा। कर क्या रहे हो वहां? उसे अजहन की कुफतजदा सी आवाज सुनाई दी थी। घूमना फिरना। आदमी खिड़की को खोलने की कोशिश करने लगा, पर उसके पीछे लगे ग्रिल ने उसका प्लान गारद कर दिया था। नीचे सब्जा ही सब्जा नजर आ रहा था। शट अप। यू नो, यू आर माई फर्स्ट लव। अगेन शट अप। आसान दहाड़ा था। इस सिचुएशन में भी तुम मजाक कर सकते हो? आदम किसी भी सिचुएशन को ज्यादा सीरियस नहीं लेता। आदम लुत्फ अंदोज होते हुए खिड़की से पलटता था। अच्छा लिसन, मैंने मालूमात इकट्ठी कर ली है। कोई 100-200 तुलबा ऊपर है और इतने ही नीचे कुल 12 बावर्दी लोग हैं जो टिपिकल जैकेट और लंबे बाल रखे हुए हैं। वो 6-6 की टोलियों की सूरत ऊपर नीचे पहरे दे रहे हैं। एंड डोंट वरी लव, मैं यहाँ 12 बजे तक कोई फसाद नहीं करूंगा। वो रेक्स की तरफ बढ़ता हुआ बुक्स उठा उठा कर देखने लगा। अचानक ने गला खंकारा था। महरोज, क्या उसे देखा तुमने? हाँ, लाइब्रेरी के निचले फ्लोर पर है। अभी कहाँ हो? स्टोर रूम में। वहाँ क्यों? मैंने फरमाइश कर दी कि मुझे अलग रूम चाहिए और मेरी फरमाइश की तकमील की गई। आदम ने कंधे उचकाते हुए दूसरे बुक उठाई थी। दुरफिटे मुंह। अजान उर्दू में कहता हुआ शायद आला कान से निकाल चुका था। किताबों से मेरी नहीं बनती। आदम नाक चढ़ाता हुआ बुक वापस रेक में रख चुका था। निचले फ्लोर पर बैठे तुलबा ने ऊपर होने वाले दंगे फसाद की आवाज सुन ली थी। नीचे खड़े बावर्दी अशखास भी मुंह खोले गर्दन ऊपर उठाए खड़े थे। ये कौन हो सकता है? पोलिना की आवाज उसके कान में गूंजी थी। आ कौन? महरोज ने गर्दन पोलिना की तरफ मोड़ी थी। यही लड़का रात से कहाँ सोया हुआ था। खैर कुछ आवाजें तो आई, वरना ऐसे खामोश बुत बने बैठे हैं हम सब के लगता है कि मर गए हैं सब लोग। पोलिना अंगड़ाई लेते हुए सीधा बैठ गई थी। मुझे प्यास लग रही है, कल से पानी नहीं पिया। आखिर क्या वजह है, कब तक बंद रहेंगे? महरोज को कुफत का शिकार होते हुए गर्दन इधर उधर घुमाते बावर्दी लोगों को देखने लगी थी, जो अब अपनी अपनी कुर्सियों पर बैठ गए थे। इन्हें भूख नहीं लगती? पोलिना हैरत से उन्हें देख रही थी। मैंने इन्हें कुछ देर पहले बातें करते हुए सुना था। उन्होंने पैसे के लिए हमें अगवा किया है। महरोज सरगोशिना अंदाज में बात करने लगी थी। पैसे? पोलिना ने नासमझी से महरोज को देखा था। हमें मगवी बनाने के पैसे कौन देगा? यही तो समझ नहीं आ रही। महरोज ने घुटनों के गिर्द बाजू लपेट दिए थे। वक्त जैसे गुजरने का नाम ही नहीं ले रहा था। उन्हें यहाँ कैद हुए 12 घंटे से जायद हो चुके थे। भूख प्यास की शिद्दत और मोबाइल से दूरी। वो लोग जैसे पुराने जमाने में चले गए थे, जहाँ उन्हें इर्द गिर्द की कोई खबर नहीं थी। कितने घंटों की प्यास ने होठों पर पपड़ियां जमा दी थी। फर्श पर बैठे बैठे टांगे सूज गई थी। महरूस दीवार से टेक लगाए भूख प्यास से ध्यान हटाने के लिए उसकी जिंदगी में आने वाले लोगों के बारे में सोचने लगी। जरार खान एक शफीक मर्द जिनका अम्ल उनकी मोहब्बत का सबूत थी। फराह खान एक सहमी हुई खातून जो मर्दों से बदजन हो चुकी थी। वो एक नए बंधन में बंधने से खौफजदा थी। और फिर एक और मर्द, डॉक्टर अब्दुल्ला, एक मामा, एकदम से उसकी जिंदगी में आ जाने वाला, खामोशी से आकर भूचाल पैदा कर देने वाला। महज के दिल की कैफियत बदल सी गई थी। अब्दुल्ला का ख्याल खुद ब खुद उसके खुशखोटों को मुस्कुराने पर मजबूर कर रही थी। मगर उसने पोलिना से अपने दिल का हाल क्यों बयान किया? अगर अब्दुल्ला को पता लग गया कि वो एक स्किन कंडीशन का शिकार है, तो क्या तब भी उसकी पसंदीदगी बरकरार रहेगी? इस ख्याल में महरोज का दिल डूब गया था। उसकी जिंदगी में तय होने वाले दो रिश्तों ने उसे मजीद एहसास कमतरी का शिकार कर दिया था। उसकी खुद एतमादी में दरार डाल दी थी। ये एक नेचुरल बात होती है कि जब मुआशरे के बनाई गई खूबसूरती की कवानीन एक इंसान में एहसास कमतरी डाल देते हैं। ऐसे में बहुत कम ऐसे लोगों से सामना होता है जो मुआशरे के बनाए असूलों को फॉलो नहीं करते, पर कभी कभी ऐसे लोग सदियों में भी नहीं मिलते। घड़ी की सुई 12 पर ठहरी हुई थी और एक हेलीकॉप्टर परवाज भरता हुआ यूनिवर्सिटी की पिछली तरफ से उड़ता आ रहा था। इंटेलिजेंस कैंपस में हलचल मच चुकी थी। आदम फौरन स्टोर रूम के दरवाजे तक गया था और उसे धड़ाधड़ बजाने लगा था। निकालो, मैं मर जाऊंगा। उसने एक बार फिर बैंड डालने शुरू कर दिए थे, मगर बाहर से जवाब नदारद। ये क्या हो रहा है, मुझे भी बताओ कोई। आदम ने कान में लगा आला दबाया था। प्राइवेट हेलीकॉप्टर यूनिवर्सिटी के बाएं तरफ हवा में ही रुकी हुई है। टीवी पर कैदी वापस दिए जाने की खबर भी मिल चुकी है। कान में लगे आले में प्रीति की आवाज गूंजी थी। और यहाँ के कैदी? ये हेलीकॉप्टर इन तालिबानों के लिए ही आया है। ओ, वो थोड़ी देर के लिए रुक गई थी। लाइब्रेरी का दरवाजा खुल गया। आदम ही सुनते ही मजीद शोर मचाने लगा था।
कि कुंडी खुलने की आवाज आई थी और बावर्दी शख्स ने उसे कॉलर से पकड़कर बाहर खींचा था। लाइब्रेरी के हॉल में गहमा गहमी सी मची हुई थी। तुलबा के चार कतारें वक्फे वक्फे से सीढ़ियां उतर रही थी। आदम जल्द अज जल्द रेलिंग के पास पहुंचकर नीचे झांककर महनूस को देखना चाहता था कि बावर्दी शख्स ने उसे कॉलर से पकड़कर घसीटना शुरू कर दिया था। आदम बमुश्किल तवज्जुन रखता हुआ उसके पीछे पीछे घसीट रहा था। वो आदम को खींचता बुक रेक्स के पास एक कोने में ले आया था और उसे खुदकश जैकेट पहनाने लगा। मुझे अभी से नहीं मरना। आदम मसनूई आहो बका करते हुए बाएं कंधे में जैकेट पहन रहा था। मैं शदीद को आ रहा हूँ, तुम क्या जानो सिंगलनेस का गम। आदम दाएं कंधे में जैकेट पहन चुका था। लाइब्रेरी का दरवाजा खुल चुका था और तलबा बाहर निकलना शुरू हो चुके थे। हर 10 में से एक तालिबे इल्म को जैकेट पहनाया गया था। लंबे बालों वाला लीडर नाक के गिर्द रुमाल बांधे सबसे निचली सीढ़ियों पर खड़ा हो चुका था और उससे ऊपरी सीढ़ियों पर बाकी तलबा खड़े थे, जिनके इर्द गिर्द बावर्दी अशखास नाक के गिर्द रुमाल बांधे गन पकड़े खड़े थे। तलबा के चेहरों पर कैमरा की फ्लैशेस पड़ रही थी। ये रिमोट, लंबे बालों वाले ने हाथ में पकड़ा हुआ रिमोट हवा में लहराया था। इन जैकेट्स को कुछ सेकंड्स में उड़ा सकता है अगर हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई, मगर उसने जरा सा तवक्कुफ लिया था। पुलिस और इंटेलिजेंस के लोग अपनी अपनी पोजीशन पर रुक गए थे। हमें बगैर नुकसान पहुंचाए हेलीकॉप्टर में बैठने दिया गया तो महफूज आपके बच्चे होंगे। पुलिस रिबन के पास खड़े वालिदैन मचल मचल कर हाथ लहरा लहरा कर पुलिस को अपनी अपनी जगह रुकने के लिए आवाजें लगा रहे थे। लाइब्रेरी के दरवाजे से चंद कदम दूर महरोज खुदकश जैकेट पहने कतार में ऐसे मोहताज चल रही थी जैसे हल्की सी जम्बिस पर ये जैकेट फट जाएगी। उसका दिल खौफजदा था कि शायद वो घर वालों से कभी मिल नहीं पाएगी। उसकी आंखें आंसुओं से भर गई थी। रुपेंजल, महरोज को अपने कान के करीब मानूसी आवाज सुनाई दी थी। महरोज ने गर्दन मोड़कर बाएं तरफ चलते नीली आंखों पर पहनी ऐनक वाले लड़के को देखा था, जिसके बाई आईब्रो पर कट था। वो हल्का सा मुस्कुराया था। लाइब्रेरी के दरवाजे से निकलते ही तेज धूप ने दोनों की आंखें चुंधिया दी थी। आदम ने सीधे हाथ की हथेली महरोज की आंखों के सामने फैला दी थी। महरोज उसकी धूप की वजह से छोटी हो जाने वाली आंखों को देखने लगी। आदम, आदम ने अस्पात में सर हिलाया था। तुम यहाँ यहाँ कैसे? महरोज अब हकीकतन हैरान हुई थी। महरोज को पहली बार उसका यूं सामने आ जाना बुरा नहीं लगा था। इत्तेफाक। आदम ने कंधे उचकाए थे। वो दोनों बाकी तलबा के तकलीद में आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियां उतरकर इमारत के बाएं तरफ चलने लगे। इस कतार के दाएं बाएं अशखास गन पकड़े साथ साथ चल रहे थे। पुलिस मुस्तैदी से अपनी पोजीशन पर खड़ी उन्हें देख रही थी। कैमरामैन भी महदूद मूव करते हुए उन्हें कैप्चर कर रहे थे। तुम ठीक हो ना? मैं उसने घास पर कदम रखते हुए नफी में सिर हिलाया था। उसका दिल भर आया था। मुझे लगता है मैं मर जाऊंगी। ऐसा क्यों लग रहा है? उसने नरमी से इस्तफसार किया था। इमारत की पिछली साइड ने धूप का रास्ता रोक दिया था। आदम ने आहिस्ता से हाथ पहलू में गिरा दिया था। ये देखो, उसने अपनी जैकेट की तरफ इशारा किया था। ये फट भी सकती है। ये कितने कोलो फोल के पक्के हैं, हमें तो नहीं पता। महरोज की आंख से आंसू गिरा था। ये 17 घंटे जिस खौफ में गुजारे हैं मैंने, वो मैं कभी नहीं भूल सकती। महरोज उलझे हुए बालों को दोनों हाथों से पीछे करते हुए आगे बढ़ी थी। ये देखो, मैंने भी पहनी हुई है, और सिर्फ तुमने नहीं, यहाँ बाकी सबने भी पहन रखी है। महरोज शहादत की उंगली से आंखों के किनारे साफ करते हुए खामोशी से आगे बढ़ी थी। आदम उसे कुछ लम्हे देखता रहा था। आसपास सिर्फ चरिंदे परिंदे की आवाजें थीं या घास पर रखते हुए जोगर्स की। क्या महरोज इस वक्त तुम्हारे साथ है? आदम को अपने कान के आले में अजान की आवाज सुनाई दी थी। आदम ने कान में लगाया आला दबाकर बंद कर दिया था। वक्त ही था गुजर गया। दर्द था खत्म हो जाएगा। बहरोज उसे जवाब दिए बगैर खामोशी से आगे बढ़ती रही। हेलीकॉप्टर की तेज हवा से घास उड़ रही थी। महरोज के बिखरे बाल उड़कर उसके आंखों पर गिर रहे थे। तालिबानों का ग्रुप आहिस्ता आहिस्ता हेलीकॉप्टर में सवार होता गया। इमारत की पिछली साइड उन तालिबे इल्मों से भरी हुई थी जिनको खुदकश जैकेट पहनाई गए थे। पुलिस अफसरान मोहतात अंदाज में हेलीकॉप्टर का इर्द गिर्द खड़े होना शुरू हो गए थे। सबके चेहरों पर तवक्कुर भरी लकीरें थी। ये रिमोट हमें दे दो, पुलिस ऑफिसर ने माइक्रोफोन में ऊंची आवाज में उनसे मुतालबा किया था। सुर्ख रिबन वाला उसे नजरअंदाज करता हेलीकॉप्टर में बैठ चुका था। हेलीकॉप्टर उड़ान भरता हुआ अब उससे दूर जा रहा था। हेलीकॉप्टर की तेज सी हवा मध्यम होना शुरू हो गई थी। उनके दूर जाते ही
बम डिस्पोजल स्क्वाड बारी बारी जैकेट्स में लगे हुए बम की तारों को जुदा करते उनसे जैकेट्स लेते जा रहे थे। जो तालिब इल्म जैकेट से आजाद हो जाता था वो खुशी से छलांगे लगाता पुलिस अफसरान की तकलीद में यूनिवर्सिटी की फ्रंट साइड की तरफ बढ़ जाता था। अभी कहाँ जाओगी? आदम अपनी बारी का इंतजार करता घास पर जोकर्स मार रहा था। क्या मतलब कि यहाँ से निकलने के बाद कहाँ जाओगी? वैसे प्रीति भी आई है, तुम उसके साथ भी रह सकती हो, कुछ माहौल बेहतर हो जाएगा। महरोज के थके थके चेहरे पर नजर डालता हुआ कह रहा था। मैं हॉस्टल चली जाऊंगी, तुम यहाँ आई कैसे? महरोज ने एक बार फिर उससे वही सवाल पूछा था। वॉशरूम से। वॉट? महरोज की आंखें हैरत से खुली थी और फिर वो हंसती ही चली गई थी। उसने आदम को इससे पहले इतना सीरियस कभी नहीं देखा था। आदम ऐसे ही उल्टे सीधे जवाब दिया करता था और वो होठों पर हाथ रखे हुए हंसती जा रही थी। इन खौफजदा कर देने वाले 17 घंटों में वो पहली दफा मुस्कुरा रही थी। आदम के लब खुद ब खुद मुस्कुराहट में ढले थे। वो उसे इसी तरह हंसते हुए देखना चाहता था। वो खुद ही अपने दिल की धड़कन पर घबरा कर नजरों का रुख फेर गया था। एकदम एक धमाके की आवाज से माहौल में खामोशी छा गई थी। जो जहां था वो जमीन पर गिर गया था। कोई खौफ और शौक से खड़ा रह गया था। आदम महरोज को दोनों बाजू से थामे गिरने से रोक चुका था। खून की छींटें महरोज और आदम के चेहरे पर गिर गई थे। टीवी पर धमाके की खबर चल रही थी। क्या नौयत थी कुछ अंदाजा नहीं था। टीवी यूं ही चल रहा था। जरार सोफे पर सर रखे रखे सो चुके थे। सलीमा जान अपने कमरे में सोई थी। यास्मीन सोफे के हत्थे पर ही सर रखे आंखें बंद किए लेटी हुई थी कि एकदम उनकी आंख खुली थी। उनका दिल खौफ से धड़क रहा था। जरार। उन्होंने साथ वाले सोफे पर बैठे जरार का घुटना हिलाया था। जरार ने हड़बड़ाकर उसे देखा था। दिल घबरा रहा है। फिर से उल्टी आ रही है। जरार ने उनकी कमर पर हाथ फेरा था। नहीं, दिल कर रहा है दहाड़े मार मार कर रोऊं। बस मुझे महरोज मिल जाए और उसे गले से लगा लूं। यास्मीन का गला भर गया था। उनके चेहरे का इस्तराब उनके दिल की तलब आया कर रहा था। तुमने उसकी हिफाजत की दुआ के लिए हाथ उठाए थे ना, बस बेफिक्र रहो। जरार उन्हें नरमी से दिलासा देते हुए टीवी स्क्रीन की तरफ मुतवस्सा हुए थे। यूनिवर्सिटी में होने वाले धमाके की खबर ने उनके औसान खता कर दिए थे। उन्होंने कांपते हाथों के साथ अपने दाएं तरफ रखे रिमोट को उठाकर टीवी को म्यूट कर दिया था। वो फरहा। उन्होंने माथे पर आए पसीने को साफ किया था। क्या उससे राब्ता नहीं हो सका था? इस तकलीफ दे वक्त में उन्हें फरहा याद आई थी। सारी रात तो हसीब लोग बैठे रहे। बेचारे की आज कॉलेज की छुट्टी भी हो गई है हमारी वजह से। मैंने फजर के बाद उसे घर भेज दिया है। फरहा से तो कोई बात नहीं हो सकी। ओ खुदाया! जरा का दिल एकदम भारी हुआ था। वो सीने पर हाथ रखे फौरन वॉशरूम की तरफ बढ़े थे। बेसन में झुके किए करते हुए उन्हें मुसलसल वहां में सता रहे थे। लाहौर से दूर फ्रीबर की हवा ने धमाके की आवाज सुनी थी। स्क्वाड के एक एहलकार ने तार जुदा करते हुए गलती कर दी थी जिससे न सिर्फ उसकी बल्कि उस तालिब इल्म की बॉडी भी धमाके से उड़ गई थी। जिस्म के चीथड़े घास पर जा बजा पड़े हुए थे। सब पर जैसे सख्त तारी हो गया था। कुछ तालिबे इल्मों ने रोते हुए खुद से जैकेट को जुदा किया था। एम्बुलेंस इमारत के पिछवाड़े में खड़ी हुई थी। बम डिस्पोजल स्क्वाड के एहलकार तेजी से और मजीद मुस्तैदी से बम डिस्पोज ऑफ करते हुए जैकेट्स उतारने लगे थे। नाक पर मास्क चढ़ाए बम डिस्पोजल का बंदा आदम के करीब आया था। पहले इनका करो। आदम फौरन पीछे हटा था। वो सर हिलाता हुआ महरोज की तरफ बढ़ा था। चंद ही सेकंड्स में महरोज जैकेट उतार चुकी थी। एक तमानियत का एहसास उसके पूरे जिस्म में दौड़ गया था। एक नई जिंदगी का एहसास उसे मुस्कुराने पर मजबूर कर गया था। वो गीली आंखों के साथ जाने के लिए मुड़ी थी कि एकदम उसके पैर रुक गए थे। उसने आहिस्ता से सर मोड़ा था। वो एहलकार अब आदम की जैकेट के तार अलग कर रहा था और आदम उसकी तरफ से रुख फेरे हुए कमर पर दोनों हाथ रखे हुए जैसे उसे जाने दे रहा था। महरोज सीने पर हाथ बांधे वहीं खड़ी हो गई थी। जैकेट आदम के जिस्म से अलग हो चुका था और वो जैसे ही मुड़ा था उसकी नीली आंखों में हैरत दर आई थी। वो दोनों जैसे आंखों ही आंखों में एक दूसरे से बात करते रहे थे। जैसे आदम कह रहा हो, मुझे लगा था तुम चली जाओगी, और जैसे वो कह रही हो कि आज नहीं जा सकती, आज इसका आना भी अच्छा लगा था और साथ खड़े रहना भी। वो एक अच्छा दोस्त है। और जैसे वो पूछ रहा हो, सिर्फ दोस्त, और वो कह रही हो, हाँ बस दोस्त। पुलिस के कैंप तक पुलिस अफसरान की मुहित में वो दोनों खामोशी से चलते रहे थे। आगे भीड़ में वो कहीं गुम हो गया था। महरोज ने गर्दन ऊंची करके उसे ढूंढने की कोशिश की थी, पर वो तो जैसे कहीं गुम हो गया था। धमाके की आवाज ने वालिदैन को तड़पा दिया था। वालिदैन वावेला करते हुए पुलिस से जान छुड़ाने के लिए आगे बढ़ना चाहते थे।
पर पुलिस उन्हें रोकने की बमुश्किल कोशिश कर रहे थे। फराह का सर चकरा गया था। अजहान उन्हें बाजू में थामे खड़ा था। वो गर्दन ऊंची किए यूनी की अकब में पुलिस कैंपस की तरफ आते तलबा को देख रहा था, पर उनमें महरोज शामिल नहीं थी। आप संभाले खुद को। अजहान उनका कंधा थपथपा रहा था। कोशिश कर रही हूँ। फराह अजहान का हाथ थामे बमुश्किल खड़ी थी। अजहान आदम को दिल ही दिल में गालियां देता हुआ कान का आला दबाकर मुंह फेर चुका था। प्रीति, आदम से राब्ता हुआ? उसने नाक को शहादत की उंगली से रगड़ते हुए आहिस्ता से आवाज में प्रीति से सवाल पूछा था। नहीं। दूसरी जानिब से एक लफ्ज़ी जवाब आया था। अजहान मुंह में ही बड़बड़ाता हुआ चेहरा फेर चुका था कि उसे हुजूम में आदम झुकता हुआ नजर आया था। उसके कान तक कटे हुए बाल और सर की शेप को वो दूर से ही भी पहचान सकता था। उससे कुछ फासले पर चेहरे पर खून की छींटे लिए महरूज गर्दन ऊंची करके जैसे किसी को ढूंढ रही थी, वो पुलिस की तकलीद में एक कैंप में चली गई थी। आप इधर आए। अजान उन्हें कंधों से थामे वालिदैन और आम आवाम के हुजूम के बीच से जगह बनाए करीबी इमारतों के पास ले आया था। धमाका कैसे हुआ? क्या किसी का जैकेट फट गया होगा? फरहान ने अटक कर सवाल पूछा था। उनकी नजरें बदसतूर पुलिस कैंपस पर थी, जहां से कुछ नजर नहीं आ रहा था। आप तसल्ली रखें, सब ठीक होगा। अजान ने उनका हाथ नरमी से दबाया था। फरहान गले पर हाथ फेरते हुए मुसलसल पंजों के बल उचकते हुए बाहर निकलने वाले तुलबा को देख रही थी कि उनकी नजर महरोज पर पड़ी थी, जो सड़क के दूसरी तरफ फुटपाथ पर आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाते हुए दूर जा रही थी। महरोज, फरहान गीली आवाज में कहते हुए आगे बढ़ी थी। अजान भी फौरन उनके पीछे लपका था, मगर वो फरहान से कुछ फासले पर चल रहा था। महरोज, फराह उसे ऊंची आवाज में पुकारती हुई तकरीबन उसके पीछे भाग गई थी। महरोज अपने नाम की पुकार सुनकर फौरन पीछे मुड़ी थी और उसकी निगाह फराह के बजाय अजहान पर पड़ी थी। अजहान ने फौरन गले में पहने हुए मफलर को ऑटो तक खींच लिया था। महरोज की नजरें फराह के पीछे खड़े रह जाने वाले मर्द पर पड़ रही थी। उसके चेहरे में तीन चार चेहरे गड़बड़ हो रहे थे। उसकी बड़ी बड़ी काली आंखें भी उसके लिए नई नहीं थी। फराह उसे चूम रही थी, सीने से लगा रही थी, और वो बेतासुर खड़ी उस शख्स को पलटते हुए देखने लगी थी, जो उसे फ्रीबर्ग पहुंचने के 5वें दिन मिला था। जरा सर थामे सोफे की पुर्श से सर टिकाए जर्द से लग रहे थे। यास्मीन खुद भी नकाहत महसूस कर रही थी, पर वह जरार के जर्द चेहरे को देखकर घबरा गई थी। गर्म दूध का ग्लास उठाए वो किचन से निकली थी और लॉन्च में आई थी, जहां सलीमा जान जरार का हाथ थामे उसे मुसलसल सहला रही थी। यास्मीन जरार के आगे दूध का गिलास लिए खड़ी थी कि लॉन्च का दरवाजा खुला था और हसीब अंदर दाखिल हुआ था। उसका चेहरा चमक रहा था। वो दबी दबी मुस्कुराहट लिए पुरजोश अंदाज में यास्मीन के बराबर खड़ा हुआ था। आपका फोन। इससे पहले कि यास्मीन मोबाइल फोन थामती, उनसे पहले ही जरार हाथ बढ़ाकर फोन ले चुके थे। हेलो फरहा, महरोज का बताओ, तुम उसके पास हो? जरार हर किस्म की नाराजगी भुलाए फराह से मुखातिब थे। लाहौर से दूर फ्रीबर्ग के धूप में फराह गाड़ी चला रही थी और महरोज बैक सीट पर आंखें बंद किए लेटी हुई थी। फराह का दिल जैसे बंद होते होते बचा था। इतने अरसे बाद जरार की आवाज सुनी थी। उनके मुंह से अपना नाम सुना था। फराह ने कान में ब्लूटूथ लगा रखा था। उन्होंने हल्का सा गर्दन तिरछा करके बैक सीट पर लेटी हुई महरोज को देखा था। ठीक है, वो मेरे साथ है। अल्लाह का शुक्र है। जरार ने आंखें बंद करते हुए तमानियत का सांस लिया था। मेरी बात करवा दो, हम उसकी आवाज सुन लेंगे। अभी वो सो चुकी है, उठती है तो बात करवाती हूँ। बिल्कुल ठीक है वो। जरार सर हिलाकर कुछ देर यूं ही खामोश रहे थे और फिर फोन कान से हटाकर हसीब को पकड़ा दिया था। यास्मीन फौरन हसीब से फोन लेकर फरहा से बात करने लगी थी, जबकि जरार बहुत अरसे बाद फरहा की आवाज सुनने के बाद भारी दिल लिए बैठे रहे। मगरिब का अंधेरा 400 फैल चुका था। एक तवील दिन था जिसका इख्तिताम हुआ था। अजहान स्किल्टीज की बेसमेंट में कदम रख चुका था। वो तेज तेज कदम उठाता आगे बढ़ रहा था और कंट्रोल रूम के दरवाजे में पासवर्ड डालता अंदर दाखिल हो चुका था। 2 मेज फासले से एक कतार में रख दिए गए थे, जिनमें कंप्यूटर्स रखे हुए थे। वो उन 2 मेजों के बीच लंबे लंबे डग भरता हुआ खुफिया कमरे में दाखिल हुआ था और दरवाजा धाड़ की आवाज पैदा करता हुआ बंद किया था। अजहान ने आगे बढ़कर सोफे पर आड़े तिरछे लेटे हुए आदम को गिरेबान से पकड़कर सीधा खड़ा कर दिया था। आदम नींद से भरी हुई सुर्ख आंखों के साथ अजहान को देख रहा था, जिसके माथे पर जाल बना हुआ था। वो लब भीजे उसे खूंखार नजरों से देख रहा था। क्यों गए थे वहां? वो दहाड़ा था। एडवेंचर करने, आदम ने बेनियाजी से कहते हुए शहादत की उंगली से दाएं आंख मसली थी।
अजहान आदम के मुंह पर मुक्का मारना चाहता था कि आदम ने हथेली की मदद से उसका मुक्का रोक लिया था। वो दोनों चंद सानी एक दूसरे को देखते रहे और वो चंद लम्हे ही काफी थे उन दोनों को एक दूसरे के अनजान बनाने के लिए। 20 साल की दोस्ती लम्हों में खाक में मिल गई थी। सिर्फ एक लम्हे ने उन दोनों के दिल बदल दिए थे, एक दूसरे के लिए भी और किसी और के लिए भी। अजहान जैकेट की जेबों में हाथ डाले खाली अलजहनी के साथ फुटपाथ पर आहिस्ता आहिस्ता कदम उठा रहा था। फुटपाथ पर आसमान को छूती इमारतों से फूटती रोशनियां पड़ रही थी। रात का पिछला पहर चल रहा था और इक्का दुक्का गाड़ियां सड़क पर रवा दवा थी। अजहान के बदतरीन खदशात सही साबित हुए थे। वो जिस बात से खौफजदा था वही हुआ था। अजहान ठंडे बेंच पर आहिस्ता सा बैठा हुआ था। वो जेबों से हाथ निकालकर कोहनियां घुटने पर रखकर जरा आगे झुक गया था। वो दोनों हाथों को एक दूसरे में पेवस्त किए अपने जूतों को नोकों को देख रहा था। उसका दिल भारी था। वो यही समझने से कासिर था कि किसकी मोहब्बत किस पर भारी थी। आदम की मोहब्बत तराजू के पलड़े में भारी थी या महरोज के। वो एक लड़की थी जो अभी अभी उसकी जिंदगी में आई थी और एक वो लड़का था जो उसके टीन एज का साथी था। उसके जूतों की नोक फुटपाथ पर फैलती गई, यहाँ तक कि वो उसे माजी मिले गई। बाब 10 सिलसिले तोड़ गया। यह फ्रैंकफर्ट के करीब बना हुआ छोटा सा इलाका था जहाँ सस्ते दामों फ्लैट्स किराए पर मिल जाते थे। गली निहायत ही तंग और छोटी सी थी। फ्लैट्स की रेलिंग पर धुले हुए कपड़े लटके हुए थे। गली हमेशा गीली रहती थी। यहाँ के अपार्टमेंट्स निहायत ही छोटे होते थे, जिसमें एक कमरा, एक वॉशरूम और कमरे के अंदर ही किचन बना हुआ होता था, जिससे हम वक्त प्याज की और लहसुन की बू आती थी। वॉशरूम से बंद गटर की बू अक्सर ही कमरे में फैली रहती थी। ये दो भाई बस कमरे में ही एक दूसरे के साथ तकियों और किचन के बर्तनों के साथ खेलते हुए सारा दिन गुजार देते थे। हफ्ते में एक दिन टीवी पर एक ड्रामा आता था। उसमें खड़ूस प्रोफेसर का किरदार छोटे भाई का पसंदीदा किरदार था। वो अक्सर उसकी तरह बोलता था या वही किरदार बनकर अपने भाई को हंसाने की लिए कोशिश करता था। अक्सर उनकी माँ रात को थकी हुई फ्लेट वापस आती थी। उनके पास बस दो ही जोड़े थे और आते साथ ही सादा सा खाना पकाकर वो सो जाती थी। जैसे इस फ्लैट में बस खामोशी थी। कोई किसी से बात नहीं करता था, बस खुद ब खुद समझ जाता था। जरा बड़े होने पर दोनों भाई एक खैराती स्कूल में तालीम हासिल करने लगे और उन्हीं दिनों उनका बाप घर वापस आया था। वो बस सारा दिन फ्लैट में बैठा रहता था। उनकी मौजूदगी दोनों भाइयों को हमेशा कुफत का शिकार करती थी। वो तीनों आपस में बात नहीं करते थे। उनकी अपने बाप से कोई अटैचमेंट नहीं थी। कभी छोटा भाई सोचता था कि वो दोनों इस दुनिया में क्यों आए हैं, उनके माँ बाप ने आपस में शादी क्यों की थी और अगर की थी तो क्या सोचकर। उनकी माँ अपने शोहर को फ्लैट में देखकर घबरा गई थी, मगर फिर फौरन संभलते हुए किचन की तरफ चली गई। मेराक मुस्तफा तरकश था, जिसकी खूबसूरती अब हड्डियों के ढांचे में बदल चुकी थी। आंखों तले हम वक्त सियाह हल्के जमे रहते थे। सुबह का वक्त था जब दोनों भाइयों की आंख माँ की चीखों पुकार से खुली थी। उनका बाप माँ को बालों से पकड़कर उनका चेहरा चूल्हे की आंच की तरफ झुकाए खड़ा था। 10 साल का अजहान मिराग फौरन ही हड़बड़ाकर उठ गया था। उसका 15 साला भाई अहमद मिराग भी माँ की चीखें सुनकर उठ बैठा था। उनकी माँ अपने बालों को शोहर की मुट्ठी से छुड़ाने की नाकाम कोशिश कर रही थी। अजहान और अहमद फौरन माँ की तरफ भागे थे और बाप का बाजू पकड़े उसे माँ से जुदा करना चाहते थे। पर आज जैसे वो आग का भगोला बना हुआ था। आज किसी की जान भी महफूज नहीं रह सकती थी। और यही वो लम्हा था जब अहमद ने बाप को झटके से अपनी तरफ मोड़ा था और एक जोरदार थप्पड़ उसके चेहरे पर जड़ दिया था। उनका बाप मिराक मुस्तफा अजहान जैसी बड़ी बड़ी आंखों में बेयकीनी लिए अपने बेटे को देख रहे थे, जिसने उसे थप्पड़ मारा था। वो चंद लम्हे यूं ही गुम खड़े रहे थे और फिर लंबे लंबे डग भरते हुए फ्लैट से बाहर निकल गए थे। वो दिन ही बुरा था। अहमद अपनी हथेली थामे सारे दिन उसे देखता रहा था। वो गिल्ट का शिकार था। उसकी माँ की भवें और माथे के आगे के बाल चूल्हे के आग में जल गए थे, पर वो परवाह किए बगैर अपने काम पर चली गई थी। और जब वापस आई तो अपने बेटे को यूं ही एक ही जगह बैठा पाया था। मैट्रेस पर बैठा अजहान भी घुटनों के गिर्द बाजू बांधे चुपचाप बैठा हुआ था। मैं खाना पका लेती हूँ, मैम ने लैम्प गोश्त दिया है। उनकी माँ जानबूझकर लहजे में बशासत भरे हुए किचन की तरफ बढ़ी थी। क्यों की थी मिराक मुस्तफा से शादी? अहमद ने सुर्ख नजरें उठाकर अपनी माँ की पुश्त को देखा था, जो किचन की स्लेब पर दोनों हाथ की हथेलियां रखे हुए खामोश खड़ी हो गई थी। क्यों? क्योंकि वो एक तुर्क हसीन आदमी थे। उनकी माँ तब भी खामोश रही। क्या हुस्न मैटर करता है? क्या सिर्फ हुस्न के सहारे सारी जिंदगी गुजारी जा सकती है?
उसकी आवाज भरा गई थी। असान की आंख से आंसू गिरता रहा था। और उन्होंने आपने क्या देखा? कम उम्री शक्ल। उनकी माँ यूं ही बुत बनी खड़ी रही थी। ऐसे लगता था जैसे उनके मुंह में जुबान ही ना हो। वो कुछ भी कहने की पोजीशन में नहीं थी। तलाक के लिए रुजू करें। मैं जाऊंगा आपके साथ अदालत। हमें ऐसे शख्स की जरूरत नहीं है जो सिर्फ आपको मारने या आपसे जमा किए गए रकम का मुतालबा करता है। उनकी माँ खामोशी से चेहरे का रुख चूल्हे की तरफ मोड़ गई थी। उस दिन के बाद से उनका बाप उनके फ्लैट नहीं आया था। दोनों भाई करीबी मैकेनिक शॉप में काम करते थे और शाम को स्कूल जाते थे। अहमद 17 साल का हो चुका था जब वो पेट में तकलीफ का शिकार होने लगा, मगर इलाज के अखराजात ना उठाने की वजह से बर्दाश्त करता रहा। मगर कुछ ही अरसे बाद वो दर्द इस कदर बढ़ गया था कि वो मैकेनिक शॉप पर ही ढह गया था। मकामी छोटे से अस्पताल ले जाने पर पता लगा था कि उसका एक गुर्दा फेल हो गया था और दूसरा भी नाकारा के नजदीक था। असान को पहली दफा लफ्ज क़यामत का मतलब समझ आया था। उस रात फ्लैट में कब्र जैसी खामोशी थी। कुछ समझ नहीं आ रही थी कि गुर्दे का ट्रांसप्लांट कैसे करा जाएगा। असान सारी रात ठंडी आहें भरता रहा था। उसकी माँ पर तो जैसे सख्ता तारी हो गया था। बहुत सोच विचार के बाद यही सोचा गया था कि उनकी माँ अपना एक गुर्दा उसे डोनेट करेगी। इस हल के अलावा कोई हल था भी नहीं। सिर्फ एक रात पहले ही उनका बाप एक बार फिर आधमका था, उन्हें यह बताने कि ये फ्लैट उन्होंने बेच दिया है और जितना जल्द हो सके इस फ्लैट को खाली कर दिया जाए। वो सरसरी अंदाज में उनके सिर पर बम फोड़ते हुए मुड़ा था। जब अजहान जिंदगी में पहली बार उस सख्त दिल इंसान से मुखातिब हुआ था। अहमद अस्पताल में है, उसका एक गुर्दा फेल है। मेरी माँ उसे गुर्दा डोनेट कर रही है और आप मदद करने के बजाय हमें बेघर कर रहे हैं। कैसे बेहिस बाप हैं आप? पूछे आप मुझसे कि उसके गुर्दे के ऑपरेशन के लिए पैसे कैसे इकट्ठे किए माँ ने? पूछे। मिराक मुड़े बगैर ही चंद लम्हे खड़ा रहा था। फिर कुछ कहे बगैर ही दरवाजा उनके मुंह पर मारकर निकल गया था। उस रात अजान ने शिद्दत से सोचा था, काश वो इंसान ना पैदा हुआ होता तो इस मायूसी से तो ना गुजरना पड़ता। उसे अपने बाप से अपनी जिंदगी से नफरत महसूस हो रही थी। वो बार बार अल्लाह से यही पूछ रहा था कि जब हालात नहीं बदलने थे तो पैदा क्यों किया। आरफा पैड़ी पर बैठी सर हाथों में दिए हुए थी और उनके पाँव के पास खामोश सा अजान बैठा हुआ था। चूल्हे पर हल्की आंच में आग जल रही थी, जिससे फ्लैट में सर्दी की शिद्दत में जरा सी कमी आ गई थी। अहमद को लग रहा था कि मैंने मिराक के हुस्न की वजह से शादी की थी उससे। आरफा ने फ्लैट की खामोशी को तोड़ा था। पाकिस्तान में बहुत मखदूस हालात थे हमारे, इतने खराब कि मैं सारी जिंदगी घर बैठी रह जाती। कई कई दिन हम फाके करते थे। अगर खाने को कुछ ना मिलता तो कभी कभी नीम के पत्ते खा लेते थे। अब्बा गाड़ियों के टायर बदलवाने का काम करते थे। भाई भी उसी मैकेनिक शॉप में लग गए थे। हम बहनें एक दर्जन के घर सिलाई का काम करती थी। हम पर हमारी जिंदगियां नहीं, हम पर चढ़ते कर्ज भारी थे। फिर मोहल्ले में रहने वाली एक रिश्ते करवाने वाली ने खातून ने जर्मनी के एक मुसलमान टर्किश लड़के का रिश्ता आया था। उसकी पहली शादी टूट गई थी और उसे दूसरी शादी करनी थी। उन्होंने जहेज का भी कोई मुतालबा नहीं किया। सोचने में तो अच्छा रिश्ता था, वरना कौन मुझसे शादी करता। मेरे माँ बाप ने बगैर किसी तस्दीक के शादी कर दी मेरी। जाहिर है तस्दीक करता भी कौन। मेरे माँ बाप अनपढ़ सीधे से लोग थे। फोन पर मेरा निकाह हुआ, मेरे कागज बन गए और मैं जर्मनी के इस छोटे से फ्लैट में आ गई। मैंने पहली बार मेरा को यहाँ देखा था। वो 40 साल का अच्छा मर्द था। मेरे लिए तो अच्छा था, ना जिसने शादी के ख्वाब उस डर से नहीं देखे थे कि इस जैसी गरीब लड़की से जो कई कई दिन फाकों पर गुजारे, कौन उससे शादी करेगा। मेरा टैक्सी चलाता था। 2 वक्त की रोटी तो मिल रही थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो बदलने लगा। उसे शुरू से ही मुझसे कोई लगावट नहीं थी। उसने टैक्सी चलानी छोड़ दी और मेरी नौकरी एक बूढ़ी खातून के केयर टेकर की हैसियत से लगा दी थी। आहिस्ता आहिस्ता मैं एक जगह नहीं, दो दो जगह केयर टेकर की नौकरी करने लगी। और तुम्हारे बाप को ड्रग्स की आदत पड़ गई। शायद वो नशा ना करता तो हमारे हालात ऐसे न होते। अजान अपने माँ की चप्पलों से निकले सिलाई के धागों को छेड़ते हुए उन्हें सुन रहा था। रात यूं ही खामोशी से गुजरी और इस फ्लैट के मक्खिनों ने रात आंखें में गुजार दी थी। अगली सुबह ऑपरेशन थिएटर में उसकी माँ और भाई मौजूद थे। वो 5 घंटे उससे गुजर नहीं रहे थे। वो हर एक मिनट के बाद घड़ी की सुइयां देखता था। 5 घंटे से भी ऊपर हो गए थे वो अस्पताल के अमले से मामला पूछने लगा, पर जैसे हर कोई उसे नजरअंदाज कर रहा था। कुछ घंटों के मजीद
ताखिर के बाद उसे इत्तला मिली कि ऑपरेशन कामयाब नहीं रहा था। ना सिर्फ उसका भाई बल्कि उसकी माँ भी इस ऑपरेशन में जानबर ना हो सकी। वो अस्पताल के गंदे से फर्श पर घुटनों के बल गिरा था। उसकी जिंदगी एक लम्हे में खत्म हुई थी। उसकी तो कुल कायनात ही उसकी माँ और भाई थे। अब अब कहाँ जाए? अब किस सहारे जिंदा रह जाए? आरफा की मैम से कर्ज लेकर वो लोग अहमद का ऑपरेशन करवा रहे थे। अब इस कर्ज का क्या होगा? वो कहाँ से 20 लाख लाएगा? वो माँ और भाई के कफन दफन का क्या करेगा? सिर्फ चंद ही लम्हों में ढेरों ढेर सवाल उसे तंग करने लगे थे। वो गीली आंखें लिए ऑपरेशन थिएटर की तरफ दौड़ा था। नर्स उसे रोकने की नाकाम कोशिश कर रहे थे, मगर वो उनके हाथ को झटकता हुआ ऑपरेशन थिएटर में चला गया था। वहां तो कोई नहीं था, बस खाली बेड था। उसके अकब से डॉक्टर नमूदार हुआ था और उसके गाल पर थप्पड़ जड़ते हुए उसे कमरे से बाहर निकाल दिया था। वो गाल पर हाथ रखे हुए सिसकते हुए एक कमरे की तरफ दौड़ गया था। मसला क्या है तुम्हारा? फीमेल नर्स ने उसे कंधों से पकड़कर उसे अपनी तरफ झटका दिया था। मुझे अपने भाई और माँ को देखना है, मुझे यकीन नहीं आ रहा। वो उसके हाथों से खुद को छुड़ाते हुए मचल रहा था। तेज भागने की वजह से वो हाँफ भी रहा था और रो भी रहा था। हाँ, ले जाना। हम कौन सा लाशों को अपने पास रखते हैं? तुम उनकी तदफीन कैसे करोगे? तदफीन की बात पर आसान अपनी जगह थम सा गया था। वो 10 साल का बच्चा था, जिसे कुछ पता नहीं था कि वो यहाँ कफन दफन कैसे करेगा, कैसे उन्हें दफनाएगा। मैं कुछ देर तक आता हूँ, आप उनकी बॉडीज अपने पास रखिएगा। वो गालों को दोनों हाथों की पूंछ से रगड़ते हुए अस्पताल से निकला था। उसने अक्सर अपने बाप को मैन रिवर से जरा दूर एक बार में देखा था। वो अब भी वहीं पहुंचा था। उसका बाप उसे बार के पिछवाड़े में बने हुए किचन में कपड़े से गिलास साफ करते हुए मिला था। अजान ने अपने बाप की पुश्त देखते हुए कई बार सोचा कि वो उसे किस नाम से पुकारे। उसने आज तक अपने बाप को बाबा नहीं कहा था, तो अब क्या कहे? वो चंद सानिये माउथ दिमाग लिए खड़ा रहा था। मिराग ग्लास शेल्फ पर रखते हुए मुड़ा था और अजान की सुर्ख आंखें देखते हुए अपनी जगह झटका था। तुम यहाँ कैसे? उसके लहजे में किसी किस्म की आशनाई नहीं थी। कपड़ा शेल्फ पर रखते हुए उसने एप्रन उतारना शुरू किया था। पैसे, पैसे चाहिए। अजान ने खुशखुट चबा डाले थे। उसका जी चाहा जमीन फटे और वो उसमें समा जाए, बस किसी तरह अपने बाप के आगे उसे झुकना ना पड़ता। क्यों? मिराग ने आबरू उठाया था। हैरत उसे भी हुई थी कि अजान उससे पैसे मांग रहा है। ऑपरेशन नाकाम हुआ है। माँ और अहमद फौत हो गए हैं। अजान ने बमुश्किल फौत का लफ्ज इस्तेमाल किया था। अब उनकी तदफीन करनी है और मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या करना है। अजहर ने नर्वस होते हुए उंगलियां चटकाई थी। मेरा हाथ में एप्रन लिए चंदले में यूं ही खड़ा रहा और फिर इस्तेजाइया से हंस दिया था। मुझे पता था वो सस्ता सा अस्पताल सिर्फ लूटता है। उस अस्पताल की रेपुटेशन कुछ अच्छी नहीं है। उन्होंने प्लेट में पड़ी हुई चीजें उठाकर मुंह में रख ली थी। पर मैंने कुछ कहा नहीं क्योंकि तुम लोगों का ये पर्सनल मामला है। सुना है वहाँ कोई भी ऑपरेशन कामयाब नहीं होता। चोरी छुपे इंसानी आजा निकाल लिए जाते हैं, सुना है। मेरा कंधे उचकाकर शेल्फ पर रखे हुए साफ कांच के ग्लासेस को उठाकर कैबिनेट में रखने लगा। अजहान उस बेहिस शख्स की पुस्त देखता रह गया था जिसने उसे एक नए लफ्ज से मुतारिफ करवाया था, इंसानी अज़ा। वो बेहिस शख्स अपनी बीवी और बेटे की मौत को पर्सनल मामला कह रहा था, तो क्या वो अजहान और अहमद को पैदा करने में बराबर का शरीक नहीं था? क्या करते हैं वो इस अज़ा का? बेचते हैं, पैसे कमाते हैं। उसके बाप ने लापरवाही से कंधे झटके थे। और अज़ा में क्या क्या आता है? बोन मैरो, आंखें भी हैं और गुर्दे तो पसंदीदा अज़ा होते हैं इनके। वो बारी बारी ग्लासेस कैबिनेट में रख रहे थे। मैं कैसे मालूम करवाऊं कि उनको कौन से अज़ा निकाले गए हैं? मुझे क्या पता, मेरा वक्त जाया ना करो और जाओ। जाओ शाबाश। मेरा कैबिन का दरवाजा बंद करके मुड़े थे। मेरी मदद करें। असान की आवाज भर्रा गई थी। एक बार कही बात समझ नहीं आती, जाओ। मेरा तेवरी चढ़ाकर चिल्लाए थे। बा बा प्लीज। असान ने रुंधे हुए लहजे में पहली बार उसे बाबा पुकारा था कि शायद उसे 10 साल के बच्चे पर रहम आ जाए। उसे इस लम्हे खुद से नफरत भी हुई थी। उसे लफ्ज बाबा से नफरत हो गई थी। मिराग की तेवरियां आहिस्ता आहिस्ता बैठने लगी थी। वो चंद लम्हे बुदपना अजहान की बड़ी बड़ी सुर्ख मुतवर्रम आंखों को देखने लगा। फिर शर्ट की जेब से वॉलेट निकालकर चंद नोट निकाले और अजहान की हथेली पर रखकर उसे कंधों से थामकर किचन से बाहर निकालकर दरवाजा बंद कर चुके थे। अजान हथेली में चंद नोट पकड़े यूं ही खड़ा रहा। वो फुटपाथ पर रात की तारीकी में खामोश बैठा हुआ था। वो कब से भूखा था उसे अंदाजा नहीं था,
आंसू की सूखी लकीरें उसके गालों पर अपना निशान छोड़ चुकी थी। उसके बाल भी बिखरे बिखरे से थे। उसके पास बस अब इतने पैसे बचे थे कि वो वापसी का किराया दे सके या सिर्फ खा सके, और उसने किराए को तरजीह दी थी। वो वापस अपने गंदे से मोहल्ले में आ चुका था। अपने छोटे से फ्लैट को खोलकर वो अंदर दाखिल हुआ था। उसे मैम कैसेंड्रा का नंबर ज़बानी याद था। रिसीवर उठाकर उसने नंबर डायल किया और चंद घंटियों के बाद फ़ोन उठा लिया गया। मैं अजान बात कर रहा हूँ, आरफा मिराक का बेटा। क्या आप मेरी मदद कर सकती हैं? मदद कर तो दी थी, कुछ और मदद चाहिए। कैसी मदद? मेरी माँ और भाई का ऑपरेशन कामयाब नहीं हुआ था। मुझे समझ नहीं आ रही तदफीन कैसे करूं। क्या आप मेरी इमदाद कर सकती हैं? उसका लहजा इस बार मजबूत था। अभी उसे बस तदफीन की फिक्र थी। वह अपना वजूद कितना खाक कर रहा था। इस तकलीफ के बारे में वो इस वक्त नहीं सोच सकता था। कभी कभार मजबूरी के आगे इज्जत की कोई वक़्त नहीं रह पाती। मैं तुम्हारी माँ को पहले ही इतना बड़ा कर्ज दे चुकी हूँ जिसे वो कभी अदा नहीं कर पाएगी। तो तुम कैसे मेरा कर्ज चुकाओगे? मैं आसान पहली बार अटका था। हाँ, वो कैसे कर्ज उतारेगा? मैं सारी जिंदगी आपकी गुलामी कर लूंगा। मैं वहीं आपके पास रह लूंगा। मुझे कोई तनख्वाह की ख्वाहिश नहीं है। दिन रात जैसे चाहे आप मुझसे काम करवाइएगा। रिसीवर के दूसरी तरफ कहका गूंजा था और फिर फोन बंद हो गया था। आसान यूं ही रिसीवर के लिए खड़ा रहा था और फिर कुछ देर बाद उसे पेड़ी पर बैठ गया था जिस पर पिछली रात उसकी माँ बैठी हुई थी। उसे कर्ज के नाम से नफरत हो रही थी। फ्लेट की खामोशी उसे वहशत में मुब्तला कर रही थी। गुर्बत और कर्ज इंसान को अंधे कुएं में गिरा देते हैं जब उसकी इतनी बिसात भी ना हो कि वो कर्ज अदा कर सके। एक ही दिन में वो बड़ा हो गया था, इतना बड़ा कि वो बैठे-बैठे सोचने लगा था कि उसे सबसे पहले तदफीन के लिए क्या करना चाहिए। फिर ये कैसे मालूम करे कि उसकी माँ और भाई के अज़ा निकाले गए थे कि नहीं, और फिर उसे कर्ज उतारना है। हाँ, एक वक्त में बस एक काम। वो रिसीवर क्रेडल पर रखता हुआ उठ गया था और अस्पताल के लिए निकल गया था। उसे अस्पताल जाकर मालूम हुआ था कि मिसेस कैसेंड्रा वो डेड बॉडीज ले जा चुकी हैं। उसे समझ नहीं आ रही थी कि वो खुश हो या गमगीन। अस्पताल के फोन से ही उसने मिसेस कैसेंड्रा को फोन मिला लिया था। वो उन बॉडीज को वेस्ट फ्रैंकफर्ट में बने मस्जिद में ले आई थी। आसान बची कुची रकम के साथ बस पर बैठता वेस्ट फ्रैंकफर्ट के मस्जिद में मौजूद था, जहाँ कुछ देर बाद नमाज जनाजा पढ़ा दी गई थी। मस्जिद में चंद ही मुसलमान थे। सबको जनाजा जल्द दफनाने की जल्दी थी। वो बस माँ और भाई के जर्द चेहरे एक लम्हे में ही देख पाया था, और फिर बॉडीज को उठाकर एम्बुलेंस में डालकर फ्रीबर्ग की तरफ रवाना कर दिया गया था। वो एम्बुलेंस में ही मौजूद रहा था। वो तदफीन के वक्त भी मौजूद रहा था, और तब उसका जब टूटा था जब उसकी माँ के चेहरे पर मिट्टी गिरी थी। वो ज़ारों कतार रोता कब्र में उतर जाना चाहता था जब दो आदमियों ने उसे पकड़कर पीछे धकेला था और उसके बाज ना आने पर उसके चेहरे पर थप्पड़ जड़ दिया था। उसे आज के दिन ही दूसरा थप्पड़ पड़ा था। वो धुंधली हुई बसारत के साथ वही मिट्टी पर ढेर हो गया था। गीली मिट्टी उसके नाक के जरिए दिमाग पर चढ़ने लगी। जब उसकी आंख खुली तो वो एक साफ से कमरे में नर्म बिस्तर पर लेटा हुआ था। खिड़कियों से ब्लाइंड्स हटाए गए थे। सुबह की नीली रोशनी अंदर आ रही थी। सफेद झालर के पर्दे हवा की वजह से लहरा रहे थे। वो कोहनी के बल उठकर बैठ गया था। खिड़कियों के पास व्हीलचेयर पर मिसेस कैसेंड्रा ऑरेंज जूस का ग्लास पकड़े नरम मुस्कुराहट के साथ उसे देख रही थी। मैं यहाँ? अजहर ने कमरे के अतराफ में नजर दौड़ाई थी। उसकी आंखों में शिद्दत गरिया की वजह से दर्द हो रहा था। याद है तुमने कहा था कि तुम गुलाम बनोगे? मैं रात को कब्रिस्तान में था। आपको कब्रिस्तान का रास्ता याद है? अजहान अपने पैरों से कंबल खींचकर हटा चुका था। याद है। उन्होंने फिर दोहराया था। मैं शायद बेहोश हो गया था। उसने अपने पैर बेड से उतारे थे। याद है। अब की बार मिसेस कैसेंड्रा इतनी जोर से चिल्लाई थी कि अजहान अपनी जगह से हिल भी नहीं सका था। जबान हिलाओ। उनकी आंखों में सुर्खी तैर रही थी। या याद है। अजहान ने हकला कर कहा था। गुड। वो हल्का सा मुस्कुराकर आर्म पर लगे हुए बटन को दबाकर चेयर उसकी तरफ ला रही थी। तुमने कहा था तुम गुलाम बनोगे। मुझे गुलाम पसंद है इसलिए मदद की थी तुम्हारी। तुम्हारी माँ भी अच्छी गुलाम थी, पर तुमने उससे अच्छा गुलाम बनना है, वरना कर्ज बढ़ता रहेगा। सूद के साथ तुम्हारी माँ का कर्ज 50 लाख बनता है। इसका मतलब है तुम मरते दम तक यहीं फंसे रहोगे।
कैसेंड्रा ने उसके घुंघराले बाल अपने हाथों से बिखेरे थे। गुलामी का पहला असूल ये है कि तुम अपनी पिछली जिंदगी भूल जाओगे। मैंने अगर तुम्हारी जुबान से तुम्हारी माँ या भाई का नाम सुना तो जो सजा मैं दूंगी वो तुम सोच भी नहीं सकते। सो बी अ गुड डॉग। उन्होंने मुस्कुराकर आहिस्ता आहिस्ता अपनी व्हीलचेयर पीछे घसीटी थी। उस दिन अजान को पहली बार यतीमी का मतलब समझ आया था। जब आप दुनिया के रहमो करम पर होते हो और दुनिया आपको जूते की नोक पर रखे। उस दिन से अजान जूते की नोक पर रखा जाने लगा था। जूते की नोक उसे लम्हा ब लम्हा जख्मी करती थी, और जब वो रातों को छुप छुप कर रोता था तो उसे अपनी माँ और भाई शिद्दत से याद आते थे। घर का छोटा बेटा होने की हैसियत से वो उस पर काम का बोझ नहीं डालते थे, और यहाँ उस पर हर वो काम लिया जाता था जिससे उसे अजियत पहुंचती थी। उसने एक बार फिर सोचा था, काश वो भी अपनी माँ और भाई के साथ उस रात मर जाता तो शायद ये तकलीफ कम हो जाती। उसे अब जिंदगी जीने की कोई ख्वाहिश नहीं रही थी। अब जिंदगी उसे गुजार रही थी, और वो किसी बुद्ध की तरह उस घर में बेहिस रहने की कोशिश कर रहा था। इस घर में इसके अलावा भी 3-4 मुलाजिम थे जो ऐसे रहते थे जैसे ना कुछ सुन सकते हो ना बोल सकते हैं। अजहान अक्सर रात को मिसेस कैसेंड्रा के बेड के करीब खड़े होकर उन्हें किताब से कहानी पढ़कर सुनाता था। उसे कहानी पढ़ते पढ़ते ऊँघ आ गई थी। मिसेस कैसेंड्रा ने फौरन बेड साइड टेबल पर लगे बटन को दबाया था। कुछ ही देर में छोटी आंखों वाली मुलाजमा कमरे में दाखिल हुई थी। रस्सी से इसका एक पैर बांधो और इसकी बाग मुझे दो। उनके हुक्म का सादिर करना था कि अजहान के दाएं पैर से रस्सी कस दी गई थी, और अब उसकी बाग मिसेस कैसेंड्रा के हाथ में थी। अब अपना बायां पैर उठाओ और एक ही पैर पर खड़े होकर कहानी सुनाओ। अगर अब ओंग आई या पैर नीचे करने की कोशिश की तो रस्सी खींच लूंगी मैं। उन्होंने दृढ़ लहजे में कहते हुए उससे रस्सी दिखाई थी। आसान का नन्हा सा दिल कांपा था। वो एक ही पैर पर खड़ा रहने की कोशिश कर रहा था, पर तवाजुन बरकरार न रहता था, और कैसेंड्रा रस्सी खींच लेती थी। आसान सर की पुश्त के बल जमीन पर गिरा था। उसे सी करने की मोहलत भी नहीं दी जाती थी, और उसे उठ जाने का हुक्म दिया जाता था। वो सारी रात सर की पुश्त के बल जमीन पर गिराया जाता था, और वो आंसू जब्त किए उठ जाता था। उसकी नींद आंखों से भाग चुकी थी। सर की पुश्त किसी फोड़े की तरह दुख रही थी, और उसे दर्द की वजह से नींद भी नहीं आ रही थी। उसका माथा बुखार से भनक रहा था कि उसके लिए एक और हुक्म सादिर हुआ। मिसिस कैसेंड्रा के बालों में तेल लगाया जाए। उसके पैर सारी रात खड़े रहने की वजह से शल हो रहे थे। वो बमुश्किल खड़े रहने की कोशिश कर रहा था। बुखार से तपते हाथों के साथ वो कैसेंड्रा के बालों में तेल लगा रहा था। कैसेंड्रा धूप की तरफ चेहरे का रुख किए आंखें बंद के बैठी हुई थी कि उनके बाल हल्के से खिंचे थे। आसान जैसे सांस लेना भूल गया था। वो दुआ कर रहा था कि काश कैसेंड्रा बालों का खिंचाव महसूस ना करे, मगर वो अपनी चेयर उसकी तरफ पलटा चुकी थी। उनकी आंखों में गुस्से की सुर्खी थी, दिमाग की नसें फूल रही थी। उन्होंने इंसान के बालों में हाथ डाला और उसे अपने चेयर के साथ घसीटते हुए लॉन्च में ले आई थी। उन्हें लॉन्च में रखे हुए सेबों की थाली में तेजधार चाकू पड़ा हुआ नजर आ गया था। वह उसे बालों से पकड़े मेज तक ले आई थी, और तेजधार चाकू उठाकर आसान के बालों के जिल्द में रगड़ रगड़ कर फेरने लगी थी। आसान की घुंघराले बाल फर्श पर गिरने लगे थे। खून के कतरे आसान के माथे से होठों तक आ रहे थे। आसान की सर की जिल्द में शरीर जलन हो रही थी। वो दर्द से करहा रहा था, हाथ जोड़ रहा था, पर कैसेंड्रा जैसे बहरी बनी हुई उससे बदला उतार रही थी। अजान इस घर में लाकर लाश बन गया था। वो उस दिन को कोसता था जब उसने कैसेंड्रा से मदद ली थी। वो गुलामी से ज्यादा खिलौना बना हुआ था। उसके एहसासात को वो आहिस्ता आहिस्ता मार रही थी, जैसे वो खुद बेहिस थी। उसका अपनी जिंदगी पर कोई इख्तियार नहीं था। वो किसी की पसंद की जिंदगी गुजार रहा था। वो 13 साल का दुबला पतला सा लड़का हो चुका था जो एक अच्छा पपेट बन चुका था। वो अब भी सजा भुगतता था, मगर अब रोता नहीं था, बर्दाश्त कर जाता था। उसने बहुत अरसे से सोचना बंद कर दिया था। वो जैसे चाबी का कुत्ता बन गया था जिसके सोचने समझने की सलाहियत खत्म हो चुकी थी। वो बस इस घर में कैद होकर रह गया था। सर्दियों की बात थी जब उसने फीमेल नर्स को घर में दाखिल होता देखा था। वो वही फीमेल नर्स थी जिसने अजहान के मुंह पर थप्पड़ मारा था। वो भी अजहान को देखकर एक लम्हे के लिए ठिठकी थी, और फिर आगे बढ़ गई थी। अजहान कुछ देर अपनी जगह खड़ा रहा, और फिर नामहसूस अंदाज में उसके पीछे चल पड़ा। वो लाउंज में टांगे आपस में जोड़े बैठी हुई थी। अजहान लाउंज के बैरूनी दरवाजे की ओट में
छुपा खड़ा था। जब व्हील चेयर घसीटती कैसेंड्रा अंदर दाखिल हुई थी, नर्स ने उठकर सर को खम दिया और दोबारा बैठ गई थी। ये वही लड़का है जिसकी माँ और भाई को आपने हमारे अस्पताल भेजा था? हाँ। कैसेंड्रा ने व्हील चेयर उसके सोफे के बराबर लगा दी। जान कैसेंड्रा की पुष्ट देख रहा था। अच्छा, आज से पहले तो कभी विक्टिम की फैमिली को अपने घर नहीं रखा तुमने। किस लिए आई हो? उन्होंने बेतासुर लहजे में पूछा था। तुमने वादा किया था कि जितने ज्यादा लोग अस्पताल लाओगी, उसका सबसे ज्यादा फायदा मुझे पहुंचेगा, लेकिन फायदा तो कोई नहीं हुआ। उसने गिला आमेज लहजे में कहा था। क्या फायदा चाहती हो? इतना बड़ा घर। फीमेल नर्स ने हाथ फैलाते हुए उसके बड़े घर की तरफ इशारा किया था। कैसेंड्रा थोड़ी देर हाथ रखे हुए उसे देखती रही और फिर हंस दी। इतनी औकात है तुम्हारी? औकात तो तुम्हारी भी नहीं थी, फिर भी यहाँ पहुंच गई। गैर कानूनी काम करती हो तुम। इंसानी अज़ा निकालना बड़ा रिस्की काम होता है, जो कि हम तुम्हारे लिए करके देते हैं, और तुम घर बैठे खा रही हो। इसका सिला इतना बड़ा घर तो बनता है। हेड नर्स बना तो दिया, घर चाहिए मुझे। इतना बड़ा तो नहीं मिलेगा, इससे जरा छोटा मिल जाएगा फ्रीबर्ग में। मंजूर है? नर्स की बातें ये एकदम खिल उठी थी। आसान सुन दिमाग लिए वहीं खड़ा रहा। मिराक मुस्तफा के अल्फाज उसके इर्द गिर्द नाच रहे थे। इंसानी अज़ा का निकालना और फिर बेचना। उसने आज पहली दफा सोचा था कि उसकी माँ क्यों मरी थी। ऑपरेशन नाकाम नहीं हुआ था, बल्कि गुर्दे दोनों निकाले गए थे। और अहमद, कि उसका गुर्दा वाकई फेल था या वो बस सब ढोंग था? वो मुट्ठियां पीछे खड़ा उन पहलू पर सोच रहा था जिन पर उसको सोचने की मोहलत नहीं मिली थी। वो फौरन दरवाजे की ओर से बाहर निकल आया था। नर्स कब की जा चुकी थी और कैसेंड्रा यूं ही चेयर पर बैठी रही। तुमने मेरी माँ और भाई के अज़ा निकाले हैं, है ना? वो इतने दृढ़ लहजे में मुखातिब था कि कैसेंड्रा चंद लम्हे हैरत में मुब्तला उसे देखती रही। क्या ये वही लड़का था जो अपनी जबान खुद काट चुका था? उसकी कनपट्टी की रगें तनी थी। बताओ मुझे, अजान चिल्लाया था। मेरी माँ तंदुरुस्त थी, है ना? और मेरा भाई, क्या वो वाकई बीमार था? ये तुम्हारे अस्पताल ने उसकी फेक रिपोर्ट्स बनाई थी। अगर मैं कहूँ हाँ, तो क्या कर लोगे? कैसेंड्रा के चेहरे पर इत्मीनान था। अजान ने बेयकीनी से जेरे लब हाथ दोहराया था। उसके पैरों के नीचे जैसे कोई जमीन थी ही नहीं। उसने असल दुख आज महसूस किया था। धोखे से उसका पूरा खानदान तबाह कर दिया गया था। उसे गुलामी जैसी बदतर जिंदगी गुजारनी पड़ी रही थी, सिर्फ एक औरत के पैसे की हवस की वजह से। उसे कैसेंड्रा के झुर्रिया ज़्यादा चेहरे से कुछ ज्यादा ही नफरत महसूस हो रही थी। क्या गुर्बत की जिंदगी गुजर रहे थे तुम लोग? देखो, अब वो दोनों दूसरी दुनिया में आराम कर रहे होंगे और तुम यहाँ आराम कर रहे हो। जिंदगी यूं ही चलती है, एक दूसरे के आराम का ख्याल रखना होता है। अब अगर इंसान इंसान से ही फायदा नहीं उठाएगा, तो किससे उठाएगा? अलबत्ता आइंदा मुझ पर मत चिल्लाना, मैं ज़ुबान खुद ही खींच डालूंगी। वो उसने सख्त लहजे में वार्न करती हुई अपनी चेयर पलटा चुकी थी और घसीटते हुए लॉन्च के दरवाजे तक ले गई थी, जब उसके कानों में अजान की आवाज सुनाई दी। पुलिस, मुझे एक अस्पताल को रिपोर्ट करना है। सेंट एंड्रयू अस्पताल में इंसानी अज़ा धोखे से निकाले जाते हैं और उनकी मलका मिसिस कैसेंड्रा है। मैं खुद एक विक्टिम हूँ जिसके। वो बाकी के अल्फाज अदा नहीं कर पाया था। कैसेंड्रा ने रिसीवर छीनकर क्रेडल पर पटक दिया था और उसे बालों से पकड़ लिया था। असान का चेहरा गुस्से की शिद्दत से इस कदर सुर्ख था कि उसने भी सोचे बगैर कैसेंड्रा के बाल पकड़ लिए थे। मेमी, आर जल्दी आओ। वो दर्द से कराहते हुए अपने मुलाजिमों को पुकारने लगी थी। अजान की मुट्ठी इस कदर सख्त थी कि कैसेंड्रा को लग रहा था उसकी जिल्द बस अब अजहान की मुट्ठी में होगी। मुलाजिम फौरन ही पहुंच चुके थे और चीखते चिल्लाते अजहान की मुट्ठी से कैसेंड्रा के बाल छुड़ा चुके थे। वो गालियां बकता चीख रहा था कि उसे अपने गर्दन में सुई की तकलीफ महसूस हुई थी। वो एकदम ही खामोश हो गया था और कुछ देर बाद उसकी आंखों के सामने अंधेरा था, काला सा अंधेरा। जी, तो यहाँ करते हैं इस एपिसोड का एंड, और अज़ान के साथ भी कुछ अच्छा नहीं हुआ था अब तक, और देखते हैं कि अब यहाँ से कैसे निकला है, और मिलते हैं इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट एपिसोड में। खुदा हाफ़िज़, अपना ख़्याल रखना और दुआ में याद रखना।